धर्मवीर गुर्जर हूँ और कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। एक तो भिंड के, फिर गुर्जर भी और फिर कवि हो गए तो देश का विकास हो गया भाई साहब, बड़े जोर से वो आता है। आओ बदलो पूरा नाई भव चच्चा, हम फिर वापस आएंगे और ये पान सिंह तोमर की गैंग है। अब जिस क्षेत्र से आप आते हो वहां ज्यादातर डाकू, चंबल और बिहड़ों के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, तो ये कलम कैसे आपने पकड़ ली? दादा मोहर सिंह मेरे दादा लगते हैं। मोहर सिंह बहुत बड़ा नाम रहा। इंदिरा गांधी उनके नाम से पसीना छूट जाते थे और इंदिरा गांधी कहती थी कैसे इसको पकड़ो। 3 राज्यों की पुलिस बना दी थी, एसआईटी को भी पकड़ नहीं पाई। तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण से आग्रह किया कि आप उनका आत्मसमर्पण करवाएं। कि मामा ने आपकी शादी करा पाई या नहीं या अभी भी पीएडी चल रही है? पीएचडी चल रही है और वो असफल है इस मामले में। मामा के शब्दों में कि रोटी खवावेगी तुम्हें, घर द्वार सब ध्यान देगी और दहेज को भाप देगा, मोड़ी तुमको प्याज देगी। और कितना पढ़े लला, कितना पढ़े लला, ब्याह के बाद पढ़ते रही हो। मोड़ी है जो बंदरिया में तुम्हारी कॉपी भात देगी। एक सरकारी नौकर का अब दाम 20 लाख हो गया। एक सरकारी नौकर का अब दाम हो गया 20 लाख और पटवारी सब इंस्पेक्टर की कीमत 38 लाख। 38 लाख ना हो केवल संग में हो फॉर्च्यूनर गाड़ी, सोना चांदी हो लाखों का, हो लाखों की महंगी साड़ी। उतना ज्यादा चाहते दहेज इसका जितना ऊंचा घर है और कलेक्टर की कीमत अब 1 करोड़ की। जीवन भूल नहीं होता है तब अनुकूल नहीं होता है। जीवन भूल नहीं होता सब अनुकूल नहीं। कितने श्रम से थोड़ा पाया, पीड़ा में भी सुख ही गाया। पर मन में इतना संबल है, ये थोड़ा भी बहुत कमाया। हर पथ स्थूल नहीं होता, सब अनुकूल नहीं। हर रास्ते पे कांटे थोड़े हैं यार, मतलब जितना मिला है ये भी तो बहुत है। कितने लोगों को ये नहीं मिला। आप कश्मीरी गेट से आगे 4 किलोमीटर चले जाइए तो रात के 10 बजे के बाद पूरे फुटपाथ पे कितने हजारों लोग सोते हुए मिलते हैं। बारिश हो जाती है तो वो लोग कहाँ सोते होंगे हम लोग कल्पना नहीं करते। एक कवि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कैसे देखता है? कभी लोग अतिरिक्त संवेदनशील, यानी वो ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा। तो हम लोग भारतीय समाज जिस तरह का हो रहा है उसको देख के दुखी। एक कविता है, ठन गई मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ये कविता लिखी अटल जी वेंटिलेटर में थे, उसके बाद फिर ठीक हो गए। उसके बाद इस कविता के बाद फिर लंबा जिए। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। कमाल है विकास। तो आपने पहले जो कविता बताई अटल जी की, वो मृत्यु का दर्शन दे रही है। ये जो कविता है जीवन का दर्शन दे रही है। मर जाएंगे तो क्या होगा? आपको लगता है अरे मर जाएंगे, ये जीवन शांति, जो जीवन दिया हुआ है इसको शांति। जो ठसकपन है ये कविता आपको। क्या पैसा जरूरी है? पैसा निश्चित तौर पे जरूरी है। आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला कवि कौन है? अभी तो हमारे प्रोफेशन में सर्वाधिक पैसे लेने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं। अभी तक 25-30 लाख ले रहे हैं। उनकी रेट कभी बढ़ जाती है 2-4 महीने में। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी ही चंबल की शख्सियत हैं जो बुंदेली संस्कृति को अपनी कलम से पूरे भारतवर्ष में रोशन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कवि धर्मवीर धर्म जी की। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने चैनल पे बुलाया, संवाद करने का अवसर दिया, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है कि लोगों से जुड़ पाएंगे, अपने बुंदेलखंड के लोगों से भी भारतवर्ष से जुड़ के संवाद कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मामा ने आपकी शादी करा पाई या नहीं या अभी भी पीएडी चल रही है? पीएचडी चल रही है और वो असफल है इस मामले में। हम लोग यहाँ अब वो बहुत वायरल हो गई, वो 4 पंक्तियां बहुत वायरल हुई। अच्छा, वो बिल्कुल लोक भाषा में, भिंड का रहने वाला हूँ। भिंड ट्रांजिशन प्लेस है, वहां भिंड की जो लाहौर तहसील है बुंदेलखंड में लगती है। मौ में बुंदेलखंडी बोली जाती है, लेकिन थोड़ा जब इधर आएंगे दूसरी 1-2 तहसील में अटेर के आसपास, तो वहां उतनी बुंदेलखंड का प्रभाव नहीं है। तो भिंड में ब्रज का भी प्रभाव है, बुंदेलखंड का भी प्रभाव है, लेकिन बुंदेलखंड का ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि बुंदेली बोले जाने वाला भूभाग भारत में सर्वाधिक है, सबसे बड़ा भूभाग है। तो मैंने जो बात कही अपनी लोक भाषा में कही बुंदेली में, वो बहुत वायरल हुई। और उसमें मैंने, अच्छा ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। मामा ने मुझसे, और कुछ रिश्तेदार भी कहते रहते हैं, अपने यहाँ की लोकोक्ति है कि मोड़ी बनरिया थोड़ी है जो कॉपी वॉपी फाद देगी,
ब्याह ब्याह कर ले फिर पढ़ते रहियो, पढ़ाई तो ब्याह, मौड़ी के भागन नौकरी लिखी हो, ऐसी बात है आदमी करता है क्षेत्र में कि मौड़ी के भागन नौकरी लिखी हो, पढ़ाई लिखी हो, फिर बाद में और बढ़िया कलेक्टर बन जाओगे। तो मामा ने जी बात कही तो मेरे दिमाग में एकदम से पहुंची कि यार ये तो बहुत अच्छी पंक्ति है कि मौड़ी है बंदरिया ना जी तो कॉपी फाड़ देगी। फिर बाकी का काम कवि का और शिल्प का है वो हमने जोड़ लिया उसमें। तो ये 4 पंक्तियां आप सुने कि शादी करने के लिए मामा जी कन्विंस कर रहे हैं। तो मामा जी ने कहा कि बेटा आप शादी कर लो। तो मैंने कहा अभी तो मामा जी पीएचडी चल रही है। वो लोग पीएचडी वगैरह जानते नहीं कौन सी पढ़ाई होती है पीएचडी। वो कह रहा है पीएचडी बीएचडी करते रहना, ब्याह कर लो। तो उनने जो बात कही वो मैंने कविताबद्ध की, ये सुने कि रोटी खवाएगी तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी, लड़की आ जाएगी तो होगा क्या। वो मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं मामा के शब्दों में कि रोटी खवाएगी तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी और दहेज को बाप देगा, मौड़ी तुमको प्याज देगी और कितना पढ़े होंगे लाला, कितना पढ़े होंगे लाला, ब्याह के बाद पढ़ते रही हो, मौड़ी है जो बंदरिया ना तुम्हारी कॉपी फाड़ देगी। तो जो कॉपी फाड़ने की बात है ये मामा द्वारा कही गई। बहुत लोगों ने इसको स्नेह दिया, प्रेम दिया। जब से ये कविता वायरल हुई, ये 4 पंक्तियां वायरल हुई पिछले 1 साल में, मुझे वो एक दिन ध्यान नहीं है जब किसी ने मुझसे इसकी चर्चा ना की हो। हर दिन कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहां घूमते हुए कभी किसी प्रोफेसर ने, कभी किसी विद्यार्थी ने, अपने ग्वालियर जाऊं तो वहां, भोपाल गया तो वहां, हर दिन जहां भी जाऊं वहां एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि हमने आपकी वो पंक्ति सुनी। हर दिन कोई ना कोई मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने बहुत प्रेम दिया इसे। इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोकल एक लैंग्वेज होती है ना, जैसे बुंदेली लैंग्वेज में जिसमें आपने बात करी मौड़ी मोड़ा, हाँ। ये क्या है, ये ना एक आजकल अगर हम देखें अपने पूरे भारतवर्ष में लोकल लैंग्वेज बड़ी मतलब टैग कर रही हैं। आप बॉलीवुड मतलब सॉन्ग्स के अंदर भी अगर देखेंगे जो गाने बन रहे हैं उनमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस शुरुआत में डाली जा रही हैं। तो ऐसे ही आपने बोला मोड़ा, मौड़ी, बंदरिया, तो ऐसे कितने शब्द हैं जो आपको लगते हैं कि जो वहां के एक स्पेशल फील कराते हैं आपको। आज बेशक आप यहाँ हो लेकिन जिनसे जुड़ाव जो है वहां पर आपको पहुंचा देता है कहीं ना कहीं अपने लोकल गृह स्थान। ऐसे बहुत शब्द है। एक बड़ा अच्छा आपको शब्द बताऊं, इस पे एक चुटकुला भी है, कवि सम्मेलनों में भी हम लोग सुनाते हैं और चुटकुला भी सुना देता हूँ। तो ग्वालियर में हमारे एक कवि सम्मेलन मैंने आयोजित किया तो हमारे दिल्ली के एक कवि वहां पहुंचे। तो उन्होंने कुछ रास्ता पूछा कि भाई साहब वो गोले के मंदिर से और वहां तक जाना है मुरार तक, तो कैसे जाएंगे। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने कही बना कि ऐसे चले जाएंगे क्या। तो उसने कहा हाउ। तो समझ में नहीं आया कि ये हाउ क्या कह रहा है। तो आगे जाके कोई और सूट बूट में था एक जना, तो उसने सोचा ये पढ़ा लिखा है इससे पूछता हूँ, ये तो पता नहीं क्या अजीब जवाब दिया था। तो उससे पूछा कि भाई साहब ये हाउ कह रहा है, इधर को रास्ता जाता, मैंने उससे पूछा, वो कह रहा है हाउ। तो कह रहा है ये क्या मामला है, यहाँ जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना वो लोग हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग सूट बूट में आप देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो एमए कर लिए हैं, तो हम लोग हाउ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो कह रहा है आप क्या पढ़े लिखे हैं, उसने पूछा। तो वो कह रहा है कि हाउ। तो ये हाउ जो शब्द है, हाउ शब्द की जो मिठास है, जो हमारे क्षेत्र का शब्द है, इसका भी भूभाग बहुत लंबा है। ये आगरा के आसपास से चलेगा और आप अगर मध्य प्रदेश में भी सागर तक, उधर चित्रकूट तक, इधर उरई जालौन तक, तो इसका बहुत लंबा भूभाग है। ये हाउ शब्द जहां जहां प्रचलित है, जो कहा जाता है, ये इस तरफ दिल्ली एनसीआर में नहीं कहा जाता। तो ये बहुत मीठा शब्द है। क्षेत्रीय भाषाओं की मिठास होती है, तो वो मिठास हमारी बुंदेली में सर्वाधिक है। वैसे तो कई लोक भाषाएं होती हैं। बाबा तुलसी ने अवधी में रामचरितमानस लिखी, ब्रज भाषा भी है, उधर राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, पहाड़ पे पहाड़ी भाषा बोली जाती है, बांगड़ू बोली जाती है। लेकिन बुंदेली में सर्वाधिक मिठास है। ये भाषा वैज्ञानिक विद्वान लोग भी कहते हैं, मैं ही नहीं कहता, वैज्ञानिक और विद्वान लोग भी कहते हैं कि बुंदेली में सर्वाधिक मिठास है, बहुत मीठी है। हमने विनसे कही हती, विन हमारी बात नहीं मानी, हमने कही थी होते मत जाइयो। ये बुंदेली की ये बुंदेली, तो ये मिठास बुंदेली में होती है। और ऐसे कई अनेक शब्द हैं, अचानक से अभी तो तुरंत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो भाषा है, हाँ, जैसे भाभी को भौजाई। हाँ भौजाई। अब भौजाई तो शब्द ऐसा प्रचलित है कि उधर अवध क्षेत्र में भी भौजाई कहते हैं। वो शब्द कई लोक क्षेत्र का है। हम लोग जब भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज पढ़ाए जाते हैं। तो देशज शब्दावली क्या है, जो आपकी लोक भाषा है, जो लोक भाषा का शब्द है देशज। तो जो भौजाई शब्द है ये देशज शब्द है। तो ये बुंदेलखंड का भी है, ये ब्रज का भी है, और ये शब्द अवधि का भी है। तो अवध क्षेत्र में भी भौजाई बोलते हैं, हमारे कुछ उधर के मित्र भी भौजाई बोलते हैं। तो ये जो शब्द है ये देशज शब्द है, ये लोक के शब्द है, मन से दिल के शब्द। एक चीज और भी है, जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों की निकली जाती है, तो उसमें ना एक अलग ही मतलब रस है जो अपने आप को ना एकदम प्रफुल्लित कर देता है। अंदर मन में लगता है कि हाँ यार, हम वहां की मिट्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं।
हाँ ठीक है, आप बाहर बैठते हो, वहां हर तरीके का आदमी है, वो कह सकता है इस बात को भी, जैसे अभी आपने कहा, वो कहता है कि भैया ये तो गवार आदमी है, लेकिन जो जहां का है वो जो उसकी एक टोन है ना, हाँ। वो अलग बता देगी कि हाँ भैया ये तो है ही यूपी के, तो ये तो है ही एमपी के, तो वो सही कहीं बात ना कहीं एक उनका पता लग जाता है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी समझता हूँ कि वो भी एक अपने लिए अगर देखा जाए तो अच्छी बात है अच्छी बात कि अच्छी आपकी बात है। पहचान, आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके आचार विचार से झलक रही है, झलक रही है, तो ठीक उसमें बात। कोई वो नहीं। तो इसी पे ही ना हमारी एक टीम ने बड़ा ही अच्छा एक राउंड रखा है कि बुंदेली और फिल्मी अंदाज। हाँ अब मैं चाहूंगा कुछ मैं आपको फिल्मी डायलॉग्स दूंगा, हाँ जो अभी तक के हमारे बड़े हिट डायलॉग हैं, मैं चाहूंगा उसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल करके बताएं कि अगर ये बोला जाए तो ये कैसा लगेगा। बहुत बढ़िया, ये जैसे लाइए, ये इसमें बढ़िया है, अच्छा हाँ, हो जाएगा। हाँ। इसमें एक डायलॉग है सन्नी देओल की फिल्म का कि मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। अगर इसको अब आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये आप कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग जब कल्पना कर रहे हैं तो ही बड़ा आनंद हो रहा है, तो ही बड़ी हंसी आ रही है। आपने उस तरह की वीडियो देखी होंगी जिसमें विदेशी फिल्मों को, हॉलीवुड की फिल्मों को, बॉलीवुड की फिल्मों को भोजपुरी अंदाज में बोला जाता है, तो उसको देखते हैं तो आनंद सा आ जाता है। वैसे ही ये है। तो ये जो ये मजदूर का हाथ है काते, इसको अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे, जब मजदूर को हाथ है का दिया, लोहा पिघला के आकार बदल दिया वो एक ही बेर में, तो जी ऐसा बोला जाएगा। फीलिंग निकल के आती है कि हाँ। हाँ। अब इसमें यह है कि ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग आक्रोश वाला है, लेकिन हम लोग जब देसी भाषा में बोल रहे हैं तब इसमें हंसी ही छूट रही है, क्योंकि इसमें आनंद ही इतना है, इसमें आक्रोश हम ला ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये 2.5 किलो को हाथ है, अगर कहूं मैं पत्तो है ना, तो आदमी उठा तो नहीं, उठा ही जातू है। एक और डायलॉग है, बड़ा ही हाँ, फेमस डायलॉग है हाँ। अमजद खान जी का। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, जो डर गया समझो मर गया। जनते हैं 50-50 कोस दूर नो, जब मोड़ा सोत नहीं, मोड़ी मोड़ा जब रोत रहते हैं तो मिनकी मातारी नौक आती है कि लला सो जाओ, नहीं तो फिर वो गब्बर आ जाएगा, तो जो डर गया सो मर गया। एक अलग वो आ जाता है। आनंद है, आनंद। अब एक और डायलॉग है उन्हीं का ही कि गब्बर की तोप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है खुद गब्बर। गब्बर की तोप से तो एक ही बना बचा पा रहा वो गब्बर ही बचा रहा है, और न को बचा पा रहा तो। अब इसके बाद एक आ जाता है कि जी अब तेरा क्या होगा कालिया, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अब तेरो का होगा कालिया, का सोच रहा हो तो कि सरदार बहुत खुश है जाएगा, बहुत शाबाशी देगा। तो एक हमने ये थोड़ा सा कुछ अलग करा है, मोहब्बत वाला ही जो कर कह लो या हार जीत वाले के हिसाब से कह लो, कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कहूं कहूं कछु जीत हुए कहानी कछु हारो न पत्तू है, और हाथ जो हार के जीत जातो ते बाजीगर है। बहुत बड़े। बहुत बढ़िया साहब, क्योंकि हमने बहुत सारे डायलॉग कर दिए, तो अब इस डायलॉग को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने गृह क्षेत्र से, क्योंकि हमारे भी बहुत नजदीक है। हाँ। आपका क्षेत्र हमारा क्षेत्र बोली भाषा रीति रिवाजों में लगभग सेम ही पड़ जाता है। वो चंबल का जो है यादें, तो कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर एक मेरा प्रश्न है आपसे कि एक डायलॉग है, बड़ी ही फिल्म जो है मशहूर फिल्म है, उसका डायलॉग है कि हमाओ बदलो पूरा पूरा नाई भव चच्चा, हम फिर वापस आएंगे, और ये पान सिंह तोमर की गैंग है। अब जिस क्षेत्र से आप आते हो वहां ज्यादातर डाकू, चंबल और बिहड़ों के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, तो ये कलम कैसे आपने पकड़ ली? ये तो कलम तो खैर ईश्वर प्रदत्त है, तो उसने पकड़ा ही है। वो क्षेत्र सच में बहुत भयावह है। अब ये क्वेश्चन एक चीज और इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि क्योंकि आप गुर्जर समाज से, चंबल क्षेत्र, इन दोनों बातों को कोलैब करके एक और किस्सा मुझे ध्यान आया। मैं जब कविता में 10 साल हो गए मुझे कविता क्षेत्र में, और हम लोग जब कार्यक्रम करवाने लगे तो 5 साल पुराना लगभग किस्सा है, 5-6 वर्ष हो गए होंगे। ग्वालियर में नाम ले दूं अगर, मैं उसका समाचार पत्र का दैनिक भास्कर के पास हम लोग गए थे, तो सोच रहे थे कि कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कार्यक्रम करवाना था। तो दैनिक भास्कर के संपादक के साथ उस वक्त ग्वालियर के जो भी रहे हो मुझे ध्यान भी नहीं, तो उनके साथ हम लोग बैठे थे। टीम के 2-4 लोग थे कि भाई साहब हम लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और हम चाहते हैं दैनिक भास्कर उसको स्पॉन्सर करे। तो हम लोगों ने अपना परिचय भी दिया था। तो वो रुक के उसने कहा कि आप एक बार नाम दोबारा बताओ भाई साहब। तो मैंने कहा मैं धर्मवीर गुर्जर हूँ और कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा आप रहने वाले कहाँ के हो? मैंने कहा भिंड के।
तो उसके बगल में कोई और उनका अधिकारी बैठा होगा साथ में, तो उसकी पीठ पे धौल मारते हुए हंसते हुए कहा कि भिंड के गुजर और कवि हो गए। एक तो भिंड के, फिर गुजर भी, और फिर कवि हो गए, तो देश का विकास हो गया भाई साहब। बड़े जोर से वो हंसा। अच्छा, ये बात दोनों तरह की है, ये बात सटायर भी है, आप इस बात पे हंस भी सकते हैं, इस बात पे गंभीर भी हो सकते हैं कि किस तरह की टिप्पणी वो व्यक्ति कर रहा है। और उससे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, अब लोग धीरे धीरे कवि सम्मेलन में सब जगह लोग बुलाने लगे, स्वीकार करने लगे। तो ये सच में लोग अभी तक इस पे हंस ही रहे थे कि भिंड का आदमी कैसे कवि हो सकता है, वो तो बागियों वाली धरती है, वो तो बंदूक वाली धरती है, जो कि सच बात भी है। पूरे भारतवर्ष में सब सर्वाधिक बंदूकी लाइसेंस भिंड जिले में, सर्वाधिक बंदूकी लाइसेंस। तो ये सच में लोग अभी तक ताज्जुब करते हैं। और फिर गुर्जर समुदाय से, जिनका काम तो ये था ही नहीं, हमेशा बंदूक का काम, हमेशा लड़ने भिड़ने का काम, जो एक चित्र बन गया, अब वो काम हालांकि नहीं रहा। सेनाओं के सेनापति रहे, हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे, अलग इतिहास रहा। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों ने पोट्रे किया, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया कि ये लोग क्रिमिनल हैं, उसके बाद से जो पोट्रे हो गया कि ये लोग क्राइम ही करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ते थे तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कह दिया। तो उसके बाद से सब लोगों को लगता है कि गुर्जर लोग तो लड़ने भिड़ने का काम है, इनका काम पढ़ाई लिखाई का कहाँ है। और पढ़ाई लिखाई से भी आगे कविता का काम तो एक तरह से बौद्धिकता का काम है, अलौकिक दुनिया का काम है, वो श्रेष्ठतम कार्य है। उस कार्य में आ गए तो लोग ताज्जुब करते हैं। तो इसमें हम ऐसी जगह से कैसे पहुंचे, मुझे लगता है रामचरितमानस का उसमें बड़ा योगदान रहा। रामचरितमानस हम लोग बचपन से पढ़ते थे, मेरे पिताजी बहुत कहते थे कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो मैं 5 साल का रहा हूंगा, मेरी स्मृति ठीक है तो, और तब से मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। तो बहुत रामचरितमानस पढ़ते थे। वहां आप तो जानते हैं अखंड रामायण पाठ होता है, तो अखंड पाठ जब होता है तो 24 घंटे रामचरितमानस पढ़ी जाती है। कई लोग रामायण पढ़ने आते हैं, रामचरितमानस। तो क्षेत्र में कहीं भी होती थी तो लोग वाग कहते थे कि उनको, लड़कों को भेज देना, दोनों को। लोग बड़ा रुचि लेते थे कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, 5 8 10 साल के, जब हम 10 10 साल के थे तो दूसरी जगह रामायण पढ़ने जाते थे, घंटा 2 2 घंटा पढ़ते थे अखंड रामायण पाठ में। अच्छा, वहां भी नंबर लगते थे, उनको भी 24 घंटे वो करने थे पूरे? हाँ, 24 घंटे तो पूरे। भाई वो लगाना था। तो मतलब इतना आनंद होता था, इतना लोग बुलाते थे, इतना लोग प्रेम देते थे कि वो लड़के छोटे छोटे से हैं, वो रामचरितमानस पढ़ते हैं, उनको बुलाओ। तो उस तरह का रामचरितमानस से हम लोग कविता की ओर बढ़े। वरना हमारा खेती किसानी काम है, पारिवारिक रूप से खेती किसानी काम है, और जो चंबल में मूल रूप से भी काम है, चंबल क्षेत्र में आदमी किसान है, 90% आदमी किसानी है। कुछ लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे होंगे, या कुछ लोग जो नौकरियों में भी हैं, वो जवान है, वो पुलिस में है या सेना में है। तो या तो जवान है वहां का आदमी या किसान है वहां का आदमी, यही मूल रूप से काम है। तो हम लोगों का भी पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा ही है। मेरे ताऊ जी के लड़के, बड़े भाई हमारे, वो पुलिस में है, मध्य प्रदेश पुलिस में है, तो वो जवान है। हम बाकी परिवार खेती बाड़ी करता है। तो ऐसी जगह से मैं कविता में कैसे आया, तो मुझे लगता है कि ये पूरा कार्य रामचरितमानस ने किया। ये पूरा कार्य बाबा तुलसी का कमाल था कि रामचरितमानस को पढ़ते हुए, राम को पढ़ते हुए कविता के प्रति हम लोग आबद्ध हो गए, उसकी ओर उन्मुख हो गए, और हम लोग कविता पढ़ते पढ़ते कब कविता लिखने लगे पता ही नहीं चला। तो ऐसी धरती तो चंबल है, और जहां से हमें अवसर मिला और ये काम करने लगे। जब मैं शुरुआत में कविता लिखता था, कहीं बोलने जाता था, तो घर वालों को पता नहीं, रिश्तेदारों को भी नहीं पता, गली मोहल्ले में भी किसी को नहीं पता कि ये कविता क्या चीज होती है। तो वो कहते थे कि ये उनका लड़का जो है, ये कुछ गाना वाना गाता है, जबकि मेरा कोई गाने का काम ही नहीं। मैं कभी, चूंकि मेरा स्वर भी वैसा नहीं, मैं तो वीरस का कवि हूँ। तो लोगों की चूंकि उतना ही जानते हैं, वो उन्हें लगता है माइक पकड़ लिया तो कुछ गाता होगा, तो उनके हिसाब से वो, उनकी बौद्धिकता उतनी ही थी। अब वो धीरे धीरे जानने लगे हैं, और उन्हें लगता है कि कविता का काम अलग काम है। अब उनके पास ये एक क्षेत्र भी खुल गया, उन्हें लगता है कवि भी कोई चीज होती है, वरना उन्हें नहीं पता था कि कविता क्या चीज होती है, कवि क्या चीज होती है। तो ऐसे क्षेत्र से धीरे धीरे आगे बढ़े, और अब राम ने ठीक ठाक स्थापित कर दिया है, काम चल रहा है, बेहतर काम है। लेकिन हाँ, आपने जो सब प्रश्न किया था चंबल क्षेत्र को लेके, तो चंबल क्षेत्र उतना भयावह था, अब नहीं है। अब वहां के लोग बहुत उदारवादी हैं, बागीपन है, विद्रोहीपन है। वो किस लिए है कि हम लोग न्यायप्रिय हैं, अन्याय को पसंद नहीं करते। इसीलिए जितने भी बागी हुए, जितनी भी बगावत हुई, वो सारी शासन के खिलाफ थी। किसी का शोषण नहीं किया, किसी का बलात् नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। जो बागी हुआ करते थे उनकी नीतियां हुआ करती थी। सौभाग्य से मैं बहुत करीब रहा हूं ऐसे कुछ लोगों के। दादा मोहर सिंह मेरे दादा लगते हैं, मोहर सिंह बहुत बड़ा नाम रहा। इंदिरा गांधी उनके नाम से पसीना छूट जाते थे, और इंदिरा गांधी कहती थी कैसे इसको पकड़ो, 3 राज्यों की पुलिस बना दी थी, एसआईटी वो भी पकड़ नहीं पाई। तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण से आग्रह किया कि आप इनका आत्मसमर्पण करवाएं, कुछ भी करवाएं, हम इनको जेल नहीं देंगे, इनको हम और सम्मान दे देंगे, इनको बीघा भर जमीन दे देंगे, 100 बीघा। जो बाद में आत्मसमर्पण हुआ वो करवाया भी गया। तो मोहर सिंह के, मतलब हम तो उनके नाती हैं, हम तो, हमारे तो वो दादा हैं, हमने तो वो देखा हुआ है। तो दादाजी बताते थे कि बागियों की नीति हुआ करती थी
कि हम लोग किसी महिला को छेड़ेंगे नहीं, और उनके गिरोह से अगर कोई किसी महिला को छेड़ भी दे तो उसको तत्काल मृत्यु दंड देते थे, तत्काल वहां गिरोह के ही अन्य साथी उसको मार देते थे, और लड़कियों की शादियां करवाते थे, कई लड़कियों की शादियां। फिर उनका विरोध किसके खिलाफ था? शासन के खिलाफ। पैरेलल सरकार उस समय वहां चलती थी चंबल में। लोग, गांव के लोग अपनी, कोई भी उनको दिक्कत होती थी तो अपनी बात रखने सरकार के पास नहीं जाते थे, पुलिस के पास नहीं जाते थे, तहसीलदार के पास नहीं जाते थे, बागियों के पास जाते थे कि ये न्याय करेंगे, उन पे ज्यादा भरोसा था। ये समय था अंग्रेजों के तत्काल बाद, जब हम आजाद हुए थे, सत्ता उस तरह से, प्रशासन उस तरह से बन नहीं पाया था कि लोगों के साथ न्याय कर पाए, जमीन तक प्रशासन के लोग पहुंच नहीं पाए थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लोगों को डर नहीं लगता था जाने में कि भाई नहीं, कहीं हमें ही वो ना मार यही तो नीति हुआ करती थी। गांव से वो राशन लेते थे। जितनी फिल्में बनी है डाकुओं पे वो सब गलत दिखाई गई है, पान सिंह तोमर को छोड़ने तो। पान सिंह तोमर, बैंडिट क्यून, 2-3 फिल्में हैं जिसमें सही ठीक ठीक दिखाया गया है। तो पान सिंह तोमर जिस तरह से रहे, वो अपना वो भोंपू लेके जाते थे, माइक लेके, स्पीकर लेके, और कहते थे पान सिंह तोमर भड़ोसे वाले का गैंग है, ठीक ऐसे ही चलते थे। अन्य फिल्मों में क्या दिखाया गया कि डाकू घोड़ी से चलते थे, कोई डाकू घोड़ी नहीं रखता था। वहां चंबल के भीड़ में कहां घोड़े घोड़ी चलेंगे? तो ये सब झूठ की कहानी है, काल्पनिक है। काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई, और वो किसी का लूट कर रहे हैं, किसी को उठा ले रहे हैं, ये कभी बागियों ने नहीं किया। वो बस ऐसे माइक ला के आते थे कि पुरुष लोग अंदर हो जाएं। किसी सेठ के यहाँ अगर कुछ शादी हो रही होती थी तो वहां से जरूर वो धन अपनी ओर एकजुट करते थे, और उस धन से बाद में कई गरीब लड़कियों की शादियां कर देते थे। गांव से राशन लेते थे, तो गांव वाले से और कुछ नहीं लेते थे, क्योंकि गांव वाले खेत किसान लोग थे, तो हर घर से एक एक बोरी अनाज आ गया। तो वो अब जंगल में रह रहे हैं तो रोटी तो कहीं से खाएंगे, तो गांव से अनाज लेते थे, फिर गांव की ही सत्ता संचालित करते थे कि कोई किसी के साथ गलत करेगा तो उसके साथ बागी खड़े रहते थे। इस तरह की नीतियां हुआ करती थी, यानी बागियों ने भी तब नीति बनाई। चंबल इतना नैतिकता वाला, नीतिगत वाला स्थान है, और उस जगह से हम लोग निकले, इसीलिए आज भी चंबल का व्यक्ति कहीं डरता नहीं है, भय नहीं खाता, अभयता से जीता है, कहीं अन्याय सहन नहीं करता, न्यायप्रिय होता है, और उसी खून को हम लोग लिए हुए हैं। अब उस तरह की चीजें नहीं रही, क्योंकि अब सरकार ठीक काम कर रही है, प्रशासन उतना है, आप तुरंत अगर प्रशासन के पास जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, वीडियो बना के डाल दो, तुरंत सुनवाई होगी। तो अब चीजें वैसी नहीं रही, उस समय आवश्यकता थी, अब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, और अब वहां से बागी समाप्त भी हो चुके हैं पूर्णतः। अब वहां कोई बागी बचा भी नहीं है चंबल में। लास्ट बागी ये निर्भय गुर्जर था चंबल का, 2007-8 के आसपास उसका एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद से कोई बागी चंबल में अब है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि निर्भय गुर्जर उसमें सबसे गलत बागी, सबसे गलत डाकू रहा, उसकी कोई नीति नहीं थी निर्भय की। निर्भय कई मामलों में डाकू निर्भय गुर्जर, जिसको हम डाकू ही कहेंगे, बागी नहीं कहेंगे, वो सच में गरीबों को परेशान कर देता था, वो लूट भी लेता था। ये 2005-7 की बात आ गई, तब तक वैसे भी समाज में कहने लगे भले मनसाहित का समाज रहा नहीं, जो नीतियां 70 साल पहले बनाई गई वो ध्वस्त हो चुकी थी। और ये निर्भय गुर्जर ये रेप भी कर रहा था लोगों का, ये लोगों को लूट भी रहा था, और मीडिया को बुला के इंटरव्यू देता था कि मेरे पास जो है प्रधानमंत्री का नंबर है, मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूं, और मीडिया को, कई मीडिया को इकट्ठा करके इंटरव्यू, लोगों को परेशान करता था। तो निर्भय गुर्जर कोई अच्छा बागी, अच्छा डकैत नहीं था, वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसने नीतियों को तोड़ा भी, नीतियों को तोड़ा ही, इसीलिए उसके बाद कोई बागी बचा ही नहीं, क्योंकि वो निर्ममता पे उतर आया था, वो अंतिम बागी था चंबल का। उसके बाद से कोई बागी चंबल में हुआ नहीं। 2007-8 के आसपास उसका एनकाउंटर हुआ है। जो सबसे मशहूर रहे उसमें मान सिंह, माधव सिंह, जिसपे सोनचरैया मान सिंह पे फिल्म बनी है, जिसमें मनोज वाजपेयी ने मान सिंह का किरदार निभाया है। वो फिल्म बहुत जेन्युइन बनी है। जैसे मैंने बताया कि पान सिंह तोमर बहुत जेन्युइन बनी है, जिसमें सच्चाई दिखाई गई, सच घटना बताई गई, और जैसा रूप होता है वहां का चंबल का वैसा ही रूप दिखाया गया। तो सोनचरैया में भी सेम दिखाया गया, और बैंडिट क्यून जिन पे बनी है वो भी फिल्म जैसा हुआ घटनाक्रम वैसा दिखाया गया। और अगर हम कहें जो प्रसिद्ध रहे, मलखान सिंह बाद में राजनीति में आ गए। राजनीति में तो खैर सभी आए बाद में। जब आत्मसमर्पण इंदिरा गांधी के समय हुआ, सरकारें परेशान हो गई, इनको पकड़ नहीं पाती थी। जंगल, थोड़ा लंबा बोल जाऊं तो बता देना, जंगल है वो, पूरा बीहड़ है, पूरे विश्व में चंबल का बीहड़ वैसा कहीं दूसरा मिलता ही नहीं, पूरे विश्व में वैसा बीहड़ नहीं मिलता कहीं जैसा चंबल में। अच्छा, फिर 3-4 बॉर्डर भी लग जाते हैं ना? हाँ, वही मैं बता रहा हूं, 3-4 बॉर्डर है। तो अगर उत्तर प्रदेश से बागी घुस गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पीछे पड़ी है, तो वो जंगल बीहड़ के रास्ते से वो मध्य प्रदेश में चला गया, वो राजस्थान में चला गया। पुलिस को अपना रास्ता वहीं तक क्लोज है, पुलिस को पता नहीं बीहड़ का रास्ता। पुलिस बीहड़ में जाने से डरती भी थी कि जंगल, भाई पुलिस तो डरेगी। तो लेकिन वो लोग तो उसी बीहड़ में, उसी जंगल में रहते थे, वो लोग नहीं डरते थे। बाद में इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने एसआईटी बनाई कि ये एसआईटी 3 राज्यों की पुलिस एकजुट कर दी कि तीनों राज्यों की पुलिस एक साथ मिलकर काम करेगी। लेकिन जब वो भी विफल हो गई तो फिर इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने ये तय किया कि हम लोग आत्मसमर्पण करवाएंगे
उनसे बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने ये जिम्मा लिया, हालांकि उनसे पूर्व में विनोबा भावे भी ये बात गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने ये काम किया था, क्योंकि ये गांधी की नीति है कि हमें अपराध से घृणा करनी है, अपराधी से नहीं करनी है। तो विनोबा भावे ने कई बागियों का आत्मसमर्पण करवाया था 1960 में, और बाद में फिर जयप्रकाश नारायण ने आत्मसमर्पण करवाया था। और उसमें ये लोग ये प्रस्ताव रखते थे, क्योंकि बागी व्यवस्था में हुए, मजबूरी में हुए, तो बागी भी चाहता है कि समाज में हम रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुखी से रहें। तो ये प्रस्ताव रखते थे कि आप समाज में रहो, आपको हम फांसी नहीं होने देंगे, आपको हम जमीन देंगे, यानी व्यवसाय देंगे, क्योंकि जमीन ही सबसे बड़ा व्यवसाय था उस समय, कृषि प्रधान देश भारत है, तो सबको जमीन देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, समाज में आपका सम्मान रहेगा। ये प्रस्ताव उनको देते थे, तो बागियों को अच्छा लगता था कि ये बात तो ठीक है, हम लोग भी ये सब नहीं चाहते खून खराबा, हम लोग तो एक व्यक्ति मारा था उस चक्कर में जिससे रार थी, जिससे दुश्मनी थी, उसके बाद तो व्यवस्था में मजबूरी में रहना पड़ रहा है, ये जीवन जीना पड़ रहा है, हम नहीं जीना चाहते। तो सब लोगों ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया, और बाद के सारे बागी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ गए, समाज के बीच रहने लगे। कई बागी नगरपालिका अध्यक्ष बने, दादा मोहर सिंह नगरपालिका अध्यक्ष महगांव रहे, बाद में समाज सेवा के कई कार्य करे, कई लड़कियों की शादी करवाई। मलखान सिंह अभी तक भी चुनाव में राजनीति में सक्रियता रखते हैं। अन्य भी जितने बागी हुए वो सब समाज के लिए कार्य करते रहे, समाज के साथ जुड़ के बात बात। और डाकुओं की, बागियों की दो माताएं हैं जो हमारे रीजन में, एक रतनगढ़ वाली माता मौ के पास, सेवड़ा के पास, एक शीतला माता ग्वालियर। और वहां ये लोग बोल देते थे माता को आह्वान करके कि आज माँ बचा ले तो 10 किलो का घंटा चढ़ाएंगे, आज माँ बचा ले तो 50 किलो का घंटा चढ़ाएंगे। और सच में उनकी मान्यता ऐसी, माँ उनको शक्ति देती है, पता नहीं माने। वो हमारे बाबा निराला, कवि निराला राम, उसमें लिखते हैं राम की शक्ति पूजा में कि माता ने शक्ति रावण को दे दी, रावण ने आराधना की तो रावण को शक्ति, माता तो शक्ति है, माँ तो माँ है, जो मांग ले उसको दे देती है। तो फिर लोगों ने, विद्वानों ने, जामवंत ने कहा राम जी से कि वो तो अनीति के साथ है, वो तो दुष्कर्म के साथ है, उसको माँ ने शक्ति दे दी, तो तुम तो सुयोग व्यक्ति हो, तुम तो योग्य व्यक्ति हो, तुम तो अच्छे व्यक्ति हो, नीतिगत व्यक्ति हो, तुम मांगोगे तुम्हें और ज्यादा शक्ति देगी। तो राम ने राम की शक्ति पूजा, वो बाबा राम निराला ने लिखी राम की शक्ति पूजा, उसमें पूरा है कि राम ने किस तरह माँ का आह्वान किया, उसके बाद रावण को परास्त किया। तो माँ ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये क्या काम कर रहे हैं, माँ का तो जो माँ के सामने आ जाए उसको दे देती है। तो माँ ने उन बागियों को बहुत दिया, और ऐसी उन्होंने शक्ति दी कि जहां भी पुलिस से मुठभेड़ होती थी पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। यानी पुलिस के पास तो संसाधन, सरकार, सब कुछ, प्रशासन, क्या क्या संसाधन नहीं होता होगा, उनके पास गाड़ियां होती होंगी, ये तो पैदल घूमते थे, पुलिस के पास तो ज्यादा बंदूकें होती होंगी, इनके पास तो सीमित बंदूकें होती होंगी। उसके बाद भी ये लोग हमेशा पुलिस को हराते थे, क्योंकि माँ की आराधना करते थे। रतनगढ़ वाली माता, वहां कितने घंटे, कितने बड़े बड़े ध्वनिकार और घंटे ऐसे चढ़े हुए हैं जो बागियों ने चढ़ाए हैं। शीतला माता पे कितने घंटे बागियों ने चढ़ाए हैं, बहुत। ऐसे कमाल कमाल के किस्से हम लोग सुनते रहे, बात बात तक भी अच्छा लगता है जानकर भी कि अन्याय के खिलाफ लड़े, और उन्होंने जो भी उन्होंने गलत कर्म किए होंगे उसकी सजा उन्हें मिली। हर किसी की सजा निर्धारित है, उसके हिसाब से उन्हें दंड दिया गया बाद बाद में। अब मैं आपसे चंबल के ऊपर एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ। कि आज आप दिल्ली आ गए हो, पिछले 8 सालों से आप दिल्ली रह रहे हो, लेकिन क्या वो एक ठसक है चंबल की जो आज भी आपको लगती है कि वो चंबल के आदमी की कभी नहीं जाएगी? तो हम लोग समग्र समाज के प्रति संवेदना रखते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, तो वो न्याय प्रियता, ये भाव चंबल का है। चंबल का आदमी कहीं चला जाएगा, किसी के साथ अन्याय ना होने देगा, ना वो अपने सामने होने देगा, ना खुद तो करेगा ही नहीं। एक निर्भयता, ये चंबल का गुण है। एक अक्खड़ता, ये चंबल का गुण है। फकीरी चंबल का गुण है। मतलब ये है कि आप हमको खूब संसाधन दे दीजिए, चलेंगे तो हम फॉर्च्यूनर में चल लेंगे, मर्सिडीज में चल लेंगे, नहीं चलेंगे तो पैदल चल लेंगे, है ना, कौदिन हाथी कौदिन घोड़ा। तो वो उस तरह के मस्त मंगर रहने वाले, फकीरी में जीने वाले चंबल के लोग हैं आज भी। अच्छा, लोग बाग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ, हमसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ कितनी फसल होती है, मैंने कहा हमारे यहाँ तो आदमी 2 फसल करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जमीनें बहुत कम है, तो 3-4 फसल, हमारे यहाँ की नाक बहुत लंबी है, 4 फसल कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ का आदमी मस्त रहता है, 2 फसल करने के बाद बढ़िया बैठ के पत्ते खेलता है, टेंशन रहता है, किसी की ज्यादा चिंता करता नहीं। तो हम लोग उस तरह के लोग हैं, मस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद फकीरी में जीते हैं। सही बात है। अब आते हैं आपकी कुछ कविताओं पे। हाँ। बड़ी मशहूर कविताएं हैं। इसमें एक आपने लिखा, एक सरकारी नौकर का अब दाम 20 लाख हो गया है। ये दाम कैसे निकाल लेते हो आप? ये समाज में बैठने से दाम पता चलेगा। 2 कविताओं में मैंने डाटा दिया। एक कविता मैंने लिखी, आंदोलन जो विद्यार्थी कर रहे हैं एसएससी का, जगह जगह पीसीएस में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ, और हम लोग पहले देखते थे व्यापम घोटाला हुआ, उसको 10-15 वर्ष हो गए।
20 वर्ष हो गए संभवतः, 2008-10 के आसपास। तो ये जो घोटाले हुए, इसकी मैंने रेटिंग निकाली। वो एक रेट लिस्ट मेरे पास है, जो हम लोग चाय पे बैठ के चर्चा करते हैं। अरे तुझे पता नहीं कि 15 लाख में ये सीट बिक गई? अरे यार उसने 70 लाख दिए तो उसको डीएसपी बना दिया, इसकी रेट है, अगर 50 लाख दे दे तो उसको फूड इंस्पेक्टर बना देंगे। तो वो जो रेटिंग, हम लोग ऐसे आमजन बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि कविता का काम तो वही काम है ना कि समाज की जो बात है उसको हम सामने ला रहे हैं। कवि का काम दर्पण और दिशा देना, दोनों काम है। तो समाज की सच्चाई समाज के सामने लाएंगे, ये आप हो, अब करना क्या, ये करना है, दोनों चीज हम लोग कर रहे हैं। तो वो हमने जब इकट्ठा किया तो वो हमने दिया हुआ है। वो एक ये कविता जिसमें हमने ये रेट बताई कि कौन से घोटाले में कौन सी सीट कितने की बिकती है, और एक ये कविता, ये दहेज के ऊपर जो जिसकी आपने जिक्र किया, चर्चा की, दहेज के ऊपर कविता है। उसमें मैंने रेट दिया कि दहेज कौन कितना लेता है। उसमें ये रेट है कि एक सरकारी नौकर का अब दाम हो गया 20 लाख दहेज में। एक अगर सरकारी नौकर बन जाए, सिपाही बन जाए। अच्छा, ये दहेज के परिप्रेक्ष्य में आपने लिखी है? दहेज के परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है कि दहेज किसको कितना मिलता है। अच्छा। तो उसमें यह है कि एक सरकारी नौकर का अब दाम हो गया 20 लाख, और पटवारी सब इंस्पेक्टर की कीमत 38 लाख। 38 लाख ना हो केवल संग में हो फॉर्च्यूनर गाड़ी, सोना चांदी हो लाखों का, हो लाखों की महंगी साड़ी, उतना ज्यादा चाहते दहेज जिसका जितना ऊंचा घर है, और कलेक्टर की कीमत अब 1 करोड़ के ऊपर है। तो ये डाटा दहेज का डाटा है। ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैं ये दिया हुआ है। नहीं, मुझे तो लगता है सटीक ही आंकड़े हैं। सटीक है। हाँ, थोड़ा आदमी अपने बाकी कोई भी चीज है भाई, एक आप 80-90% ही उसको सॉलिड मान सकते हैं। ऐसी एक कविता और है आपकी, जीवन भूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है। ये दर्शन की कविता है। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, कितनी योजनाएं बनाते हैं कि ये काम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जितने लोग माइक की उस तरफ सुन रहे हैं वो भी इस बात को महसूस करें, जाने, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। कॉपी लेके लाइन खींचते रहना कि ये काम ऐसे करेंगे, ये इतने बजे करेंगे, वहां जाएंगे, ये हो जाएगा, 2 साल बाद में वहां पढ़ने जाऊंगा, वहां से ये अधिकारी बन जाऊंगा, वहां से ये इंजीनियर बन जाऊंगा, फिर बैंकॉक चला जाऊंगा, फिर अमेरिका चला जाऊंगा। कितनी लाइन खींच लो, कितना कुछ कर लो, आपके हिसाब से चीजें आपने जो निर्धारित की वो नहीं हुआ। 5 साल पहले आपने क्या सोचा अपने जीवन के बारे में, क्या आप वहां पहुंच गए? आप वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आप गलत जगह भी नहीं पहुंचे, आप ठीक जगह पहुंचे। यानी ईश्वर ने ठीक किया। हाँ, आप जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। आप भी अपने जीवन में ये सोचे, मैंने भी ये सोचा कि हम लोग 5 साल पहले अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे कि 5 साल बाद वहां पहुंचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलत भी नहीं हुआ, ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। इसी प्रकार से मैंने ये आकलन किया कि सारी योजना उसकी है। शास्त्र, हमारे सारे शास्त्र ये कहते हैं, तो मैं भी इसी अनुभव पे पहुंचा जो शास्त्र कहते हैं कि सारी योजना उसी की है। उसने जो तय कर दिया उसके हिसाब से चीजें होंगी। हम लोग अपना कर्मयोगी स्वभाव की तरह अपना कर्म करते रहेंगे तो आप ठीक ठाक रास्ता देखते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे। उस पे ये कविता है कि जीवन भूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है। सब तो आपके हिसाब से नहीं होगा, हाँ कुछ जरूर हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष है। मैं ये कविता सुना देता हूं आपको। जीवन भूल नहीं होता है, ये कब, जब हम हताश हो जाते हैं कि यार जीवन, लाइफ सब बेकार है। तो लाइफ बेकार नहीं है, लाइफ कोई भूल नहीं है, लाइफ अच्छी चीज है। जीवन भूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है। कितने श्रम से थोड़ा पाया, पीड़ा में भी सुख ही गाया, पर मन में इतना संबल है, ये थोड़ा भी बहुत कमाया। हर पथ सूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है। हर रास्ते पे कांटे थोड़े हैं यार, मतलब जितना मिला है ये भी तो बहुत है। कितने लोगों को ये नहीं मिला। आप कश्मीरी गेट से आगे 4 किलोमीटर चले जाइए तो रात के 10 बजे के बाद पूरे फुटपाथ पे कितने हजारों लोग सोते हुए मिलते हैं। बारिश हो जाती है तो वो लोग कहां सोते होंगे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे तो ये लगेगा कि हमें बहुत कुछ दिया, कितने श्रम से थोड़ा पाया, पीड़ा में भी सुख ही गाया, पर मन में इतना संभला, ये थोड़ा भी बहुत कमाया। हर पथ सूल नहीं होता है, जीवन भूल नहीं होता है। जीवन निर्मल बहा अधूरा, कहना सब था, क्या क्या नहीं कहना चाहते। कितनी कविताएं में लिखना चाहता हूं जो अधूरी पड़ी हुई हैं। हम लोगों के लाइफ के कितने प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं यार, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। जीवन निर्मल बहा अधूरा, कहना सब था, कहा अधूरा, पूर्ण नहीं हो पाया जीवन, कुछ तो हरदम रहा अधूरा, पाया धूल नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, मिल गई जो माटी है, ना मिला वो सोना। पाया धूल, जो मिला है वो कुछ धूल नहीं है, वो भी बहुत कुछ है यार, अपन को बहुत दिया। पाया धूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है। कुछ मन या कुछ मति करेगी, कुछ हम लोग मन से करते हैं, कुछ दिमाग से करते हैं। कुछ मन या कुछ मति करेगी, मध्यम मध्यम गति करेगी, हम आखिर क्या कर पाएंगे, निर्णय अंतिम नियति करेगी। जग प्रतिकूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं होता है, सब अनुकूल नहीं। ये कविता है। इनके शहर में चिराग नहीं जला करते, वादे करते हैं फिर मिला नहीं करते। ये मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप किस रस में लिखते हैं,
तो ये बड़ा ऐसा प्रश्न है। अच्छा, कवि का काम कविता लिखना है, वो जिस भाव को फील करेगा, महसूस करेगा, उसमें कविता उतरेगी, उसमें कविता वो लिखेगा जिस भाव को महसूस करेगा। और व्यक्ति के जीवन में, पूरे जीवन में हर प्रकार का भाव आ जाता है। कभी वो दुखी होगा, कभी वो प्रसन्न होगा, कभी वो प्रेम में होगा, कभी आक्रोश में होगा। जो 9 रस बताए थे भरत मुनि ने, बाद में 10 हो गए, 12 हो गए, तो 12 रस है। 12 रस में सारे रस आ जाएंगे उसके दिमाग में कभी ना कभी। जब सारे रस उसके जहन में आएंगे, सारे रस वो अनुभव करेगा, तो सारे रस में लिखेगा। तो मैंने भी लगभग हर रस में लेखन का कार्य किया। हाँ, चूंकि आप कवि सम्मेलन में परफॉर्म करते हैं, तो वहां आपको अपनी एक इमेज सेट करनी होती है कि आप कौन सी कविता पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी। तो मैं कवि सम्मेलन में वीर रस की कविताएं परफॉर्म करता हूँ, वीर रस सुनाता हूँ। लेकिन ये प्रेम की कविता है, ये इस उम्र की कविता है, वो हम लोग लिख लेते हैं। कहीं कहीं दोस्त यारों के बीच बैठे हैं यहाँ। नहीं, बगैर प्रेम करे कैसे लिख लेंगे? हाँ, इसका कोई अनुभव है? नहीं नहीं हालांकि ये बात आपकी ठीक है, ये प्रश्न भी ठीक है। बगैर प्रेम करे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने तो अनुभव से लिखी है। मैंने अनुभव से लिखी है, बगैर प्रेम करे भी लिखा जा सकता है। मेरी पहली कविता प्रेम पर ही लिखी गई। और कुछ तत्कालीन कवियों ने, अभी के कवियों ने भी जो बात विभिन्न मंचों से कही है कि प्रेम के बिना लिख नहीं सकते, सच बात है। कुछ लोगों का और मत भी हो सकता है, लेकिन प्रेम से ही लिखा जाएगा। रामचरितमानस पढ़ते हुए बड़ा हुआ तो कविता का बीज तो आ गया, लेकिन वो बीज वृक्ष तभी बना जब मैंने प्रेम किया। 11वीं कक्षा में एक लड़की से प्रेम हुआ। वो उसको, मतलब जैसा चलता है, हमने भी प्रपोज किया, वो मानी नहीं। वो उस वक्त किसी और के साथ संबंध में थी, हमें जानकारी नहीं थी। तो उसने मना कर दिया तो टीसी लग गई। तो जब दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो वहां से फिर कविता प्रस्फुटित होती है, वहां से फिर कविता को इज मिलता है। तो वहां से पहली कविता, पहली शायरी मैंने लिखी होगी। वो कविता मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या लिखी थी, वो डायरी में लिखी हुई रखी थी। तभी मामा की आप बात मान नहीं रहे, मुझे लगता है। कोविड के समय में वो डायरी गुम हो गई। कोविड के समय में मैं दिल्ली रहता था, जिस मकान में रहता था वहां पूरा सामान रखा रह गया। हम लोग गांव चले गए, साल भर बाद लौटे तो मकान मालिक ने पूरा सामान बेच दिया। उसमें मेरी 2-3 डायरी जो शुरुआती दिनों की थी वो उसमें चली गई। अच्छा। कबाड़ में बिक गई। तो उस कबाड़ में बिकी डायरी में शुरुआती दिनों की कविताएं थी, वो मुझे आज तक मिली नहीं। पहली कविता प्रेम में लिखी गई थी, उसी प्रेम पे ये कविता। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी सुना। ये सुना देता हूँ। इनके शहर में चिराग जला नहीं करते, वादे करते हैं फिर मिला नहीं करते। ये कौन लोग हैं? ये हुस्न वाले लोग हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो वहां क्या थोड़ा न्यूट्रल शब्द प्रयोग करना पड़ता है। अगर मैं लड़की कह दूंगा तो लड़कियां कहेंगी कि आपने ये हमारे खिलाफ क्यों लिख दिया। लड़का कह दूंगा तो लड़के कहेंगे हमारे खिलाफ क्यों लिख दिया। तो इसमें जो शब्द प्रयोग किया है हुस्न वाले, तो हुस्न वाला तो कोई भी हो सकता है, हसीन कोई भी हो सकता है, लड़की भी लड़का भी। तो इनके शहर में चिराग जला नहीं करते, वादे करते हैं फिर मिला नहीं करते। और तुमको, हमको, उनको, इनको बर्बाद किया सबको, हुस्न वाले किसी का भला नहीं करते। तो जो हसीन चेहरे हैं ये किसी का भला नहीं करते। अब इसके बाद जो अगली कविता है वो राम धुन पर चल रही है। घर घर गांव गांव राम धुन चल रही है। बताओ, लोग आज राम को इतना मना रहे हैं। हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है, कराय धाम आश्रम, बाबा पटिया वाले। अब तो धीरे धीरे समस्त भारतवर्ष में लोग उनको जान रहे हैं और बहुत सिद्ध मंदिर है। तो पटिया वाले रतनदास महाराज जी, जो कराय आश्रम के संत रहे आज से 25 साल पहले, 2000 सन के आसपास, उन्होंने वहां पे ये स्थापित किया कि वहां 24/7 रामधुन चलती है। 24 घंटे रामधुन चलती है। आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई और आज दिन तक बंद नहीं हुई। जो लोग ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं वो सब जानते हैं। वहां आज तक रामधुन चलती है, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। 10 लोग बैठ के, और वो 10 लोग परिवर्तित होते रहते हैं। और ये परंपरा 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, ताज्जुब करेंगे, 25 साल से चल रही है परंपरा। आदि बारिश क्या क्या नहीं हुआ, भूकंप 25 साल में सब आ गया, कोविड सब आ गया, वो बंद नहीं हुई। तो वो रामधुन की परंपरा वहां से जो रतनदास महाराज जी के आश्रम से चली, कराधाम आश्रम, बाबा पटिया वाले के आश्रम से चली, वो आज हमारे चंबल क्षेत्र में घर घर पहुंच चुकी है। अब परंपरा ये बन गई है, ये नूतन परंपरा बनी है कि लोग घर में 24 घंटे के लिए रामधुन आयोजित करवाते हैं। यानी 24 घंटे परिवार बैठेगा और रामधुन का पाठ करेगा। गली मोहल्ले के लोग बैठेंगे, रामधुन का पाठ करेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। वाइब्रेशन में, यहाँ माहौल में, वायुमंडल में, वातावरण में राम प्रस्फुटित होते हैं। तो ये हमारे यहाँ अब बन गया है। तो उस पर मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी कि घर घर गांव गांव रामधुन चल रही। अब रामधुन सब जगह हो रही। घर घर गांव गांव रामधुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। दुष्टों को समझ में आने लगा कि राम कोई चीज है। घर घर गांव गांव रामधुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। और राम जी की चाह में हमारी चाह घुल गई, राम जी के काज को भी गति मिलने लगी। और बरसों से सो रहे
जो पाप की रजाई ओढ़ ऐसे कुंभकर्णों की नींद खुलने लगी और पांव अंगद का जो जमने लगा है प्रभु रावण से शासकों की नींव हिल लेने लगी। पांव अंगद का जो जमने लगा, तो अंगद का पांव जमता है तो रावण लोग सोचने लगते कि क्या होने वाला, ये कौन आ गया। तो वो अब स्थिति हो गई है कि अब राम का नाम सब जगह पहुंच रहा है और जो राम को ना मानने वाले लोग हैं वो अब डरे हुए कांप रहे। अब ये तो हो गई बात आपकी कविताओं की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भारतीय इतिहास के अब तक के जितने भी कवि हुए हैं उनमें 5 सर्वश्रेष्ठ कवि आप किनको मानते हो? ऐसा कभी सोचा तो नहीं कि सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, लेकिन मैं जिनका प्रभाव बहुत समझता हूँ, जिन्होंने जनमानस पे बहुत प्रभाव डाला, जो श्रेष्ठ कवि हो सकते हैं, क्योंकि साहित्य का अंतिम लक्ष्य मनुष्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो मनुष्यता के लिए, आदमियत के लिए, जन समाज के लिए जो कार्य किया वो कबीर ने सर्वाधिक किया, वो तुलसी ने किया, वो रहीम ने किया। अगर पुराने कवियों में देखें, कविता की शुरुआत तो चंद्रवरदाई ने कर दी थी पहला महाकाव्य लिख के, लेकिन चंद्रवरदाई तो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ कवि थे, वो कोई जन कवि नहीं थे। जन कवि जिन्होंने जनता तक अपनी संवेदना समाज की बात की वो कबीर थे, जो जनता के लिए बोल रहे थे, समाज को सुधार रहे थे। तो समाज का कार्य कबीर ने किया। कबीर मेरे पसंदीदा कवि और मेरे पसंदीदा सर्वाधिक सर्वप्रिय कवि बाबा तुलसी है। मैंने सबसे ज्यादा बाबा तुलसी को पढ़ा है, बाबा तुलसी को जिया है, और बाबा तुलसी मेरे बहुत श्रद्धेय हैं और उनपे मेरी सर्वाधिक आस्था है। इसीलिए मेरे सबसे प्रिय भी, क्योंकि मुझे लगता है रामचरितमानस और राम को पुजवाने वाली रामचरितमानस, पहले शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आज भी है, उनके अनुसार शिव भक्त शैव संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के विष्णु भक्त, विष्णु पूजा देश भर में होती थी। पुरानी मंदिर जो टूटे हुए मिलते हैं, जिनको मुगलों ने और बाद में जो जितने आतंकी आए उन्होंने तोड़वा दिया, वो सारे मंदिरों में विष्णु मूर्ति निकलती है, राम मूर्ति नहीं निकलती। तो राम की पूजा बहुत बाद में प्रारंभ हुई, कम मंदिर थे देश में राम के, बहुत बाद में प्रचलन में आई। कब आई? जब बाबा तुलसी ने राम को घर घर पहुंचा दिया। ये क्रेडिट बाबा तुलसी को जाता है। कबीर भगवान बना सकता है किसी को, तो मुझे लगता है कि बाबा तुलसी निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। रहीम को मैं बड़ा मानता हूं, रहीम के दोहे आज भी गांव गांव में सुने जाते हैं, अनपढ़ आदमी भी रहीम के दोहे बोलता है। तो रहीम ने जन समाज को बहुत नीतिगत बातें दी, बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत सिखाने का प्रयास किया। ये 3 कवि मध्यकाल के मुझे ध्यान आते हैं। उसके बाद में आधुनिक काल में भारतेंदु को मैं बड़ा कवि मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ समाज के लिए कार्य किया, बल्कि कविता जगत के लिए बड़ा काम किया। भारतेंदु अपने मंडली बना के समस्या पूर्ति करवाते थे। समस्या पूर्ति यानी वो एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप बोलोगे, और कोई विषय दे देंगे कि इस विषय पे आप कविता लिख के लाओ। तो कविता क्षेत्र को समृद्ध करने का जो कार्य किया आधुनिक काल में, वो भारतेंदु ने किया। सिर्फ कितनी आयु जिए थे वो? 35 साल आयु जिए। 1850 का उनका जन्म है, 1885 में दिवंगत हो गए, और 1868 से कुछ लिखना प्रारंभ किया। 18 वर्ष की आयु से लिखना प्रारंभ किया, और 17-18 साल में ही इतना लिख गए। 150 प्लस पुस्तकें, 150 से अधिक पुस्तकें उनकी हैं, और इतना मंडली बना के काम करते थे, नाटक लिखते थे। कोई ऐसी विधा नहीं छूटी जो उन्होंने ना लिखा हो। निबंध उन्होंने लिखे, नाटक उन्होंने लिखे, कविताएं उन्होंने लिखी, हर भाषा की खड़ी बोली की कविताएं लिखी, ब्रज की भी लिखी, ब्रज भाषा, लोक भाषा की भी कविताएं लिखी। तो मुझे लगता है भारतेंदु चौथे कवि हो सकते हैं, जो मेरे भी पसंदीदा हैं, और जो बहुत जिन्हें कह सकते हैं सार्थक कवि सिद्ध हुए समाज के लिए। भारतेंदु के बाद मुझे तय करना कठिन है, क्योंकि निराला भी मेरे प्रिय हैं, बच्चन जी भी बहुत प्रिय हैं मुझे, और दिनकर भी मुझे बहुत प्रिय हैं, और जिन पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, श्री कृष्ण सरल राष्ट्र कवि, वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो 4 कवि मैंने आपको बताए, 5वां मेरे लिए खोजना कठिन है। अब मैं चाहूंगा इनमें से किसी भी एक कवि की एक ऐसी कविता आप बोल करके बताएं जो हमें भी थोड़ा सा कुछ सिखा जाए शायद। एक मुझे कविता याद आ गई, अपने एक और प्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की कविता याद आती, एक बूंद। बहुत मोटिवेशनल कविता है, तो इसको आप सुने। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय यूं घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह चली उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, बूंद लो कुछ और ही देता है। तो बहुत मोटिवेशनल कविता है,
मुझे लगता है ये उन्होंने बूंद के माध्यम से समझाया कि बूंद सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी और सीप में पड़ी तो मौत ही बन गई। हम लोग भी घर से निकलते हैं, बहुत असमंजस में रहते हैं, लेकिन बेहतर होता है कृष्ण निकले तो कृष्ण योगेश्वर कृष्ण बने और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अब आपने नाम लिया इसमें बच्चन साहब का, हरिवंश राय बच्चन जी का, तो उनकी कविता है मधुशाला। तो उस पर कुछ विवाद भी होते हैं, किस परिवेश में वो लिखी गई और उस क्या वो कहानी बयां कर रही है। आज के नहीं है, उस पर विवाद बहुत पुराने हैं। अच्छा, वो जब प्रकाशित हुई उस समय गांधी जी देश के बड़े नायक, आज भी है, गांधी जी देश के बड़े नायक रहेंगे हमेशा। तो गांधी जी उस समय सर्व लोकप्रिय थे पूरे भारतवर्ष में, और गांधी जी समाज सुधार का भी काम कर रहे थे, हिंदी भाषा के लिए भी काम कर रहे थे, गुजराती होते हुए, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, और स्वाधीनता आंदोलन में तो थे ही, सक्रिय थे ही। तो वो समाज सुधार में, जब समाज सुधार की सभाओं में जाते थे तो कहते थे कि शराब नहीं पीना है, शराब के बहुत विपरीत, बहुत खिलाफ, बहुत उसके खिलाफ आंदोलन करते थे कि शराब नहीं पिए कोई। और जब मधुशाला आ गई तो वो तो सीधी सीधी उस पे ही है। तो कई लोगों ने गांधी के पास पहुंचाया, वो बहुत लोकप्रिय हो गई, जैसे ही वो प्रकाशित हुई वैसी लोकप्रिय हो गई, है भी ऐसी। मैं चाहूंगा 4 कड़ी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स अब वो सबको याद है, मैं भी सुना देता हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अच्छा, अब ये 4 पंक्तियां हैं, अगर इसको दर्शन की दृष्टि से सोचोगे तो मधुशाला को कुछ भी प्रतीक ले लो। अगर मधुशाला को ईश्वर मान लो तो आप क्या नहीं कर सकते कि ईश्वर को प्राप्त करने व्यक्ति जा रहा है और उसको सब अलग अलग रास्ते बता रहे हैं कि तू राम को पकड़, तो इसको पकड़, उसको पकड़, लेकिन मैं ये कहता हूं अब ऐसा तो एक कवि सोच सकता है। हाँ, तो नॉर्मल आदमी तो मधुशाला तो ये बात ठीक, ये बात आपकी ठीक है। तो उसमें यही हुआ, तो गांधी जी के पास ये विवाद पहुंच गया। तो लोगों ने कहा कि आप इसके शराब के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये एक नया कवि आया है, ये शराब पे लिख रहा है। तो गांधी जी ने चूंकि पुस्तक पढ़ी, वो व्यस्ततम व्यक्ति थे उस समय, उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, किसी ने बता दिया, तो उन्होंने कहा उसको बुलाओ। तो बच्चन जी वहां पहुंचे, बड़ा अच्छा संस्मरण है। बच्चन जी वहां पहुंचे तो उनसे पूछा कि तुमने शराब पे कविता वता लिखी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर उसकी 4 पंक्तियां सुनाओ। तो उन्होंने उसकी वो 4 पंक्तियां सुनाई जिसमें शराब के ऊपर बात नहीं थी। उसमें था कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, ऐसा कुछ था, और होली दिवाली भी मनाते, ऐसा करके कुछ उन्होंने पॉजिटिव पंक्तियां उसकी सुना दी, 4 पंक्तियां। तो गांधी जी ने कहा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग यूं ही कहते रहते, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुमने ठीक लिखा है, ठीक है तुम जाओ। तो तब वो बच गए बड़े मुश्किल में। लेकिन बाद में विवाद, चूंकि तब तक बाद में जब हम लोग आजाद हो गए उसके बाद कुछ मीडिया भी सक्रिय हो गई, टेलीविजन भी आ गया, तो बच्चन जी के कई इंटरव्यू में लोग पूछते थे कि आप शराब पीते थे क्या जो आपने ये लिखा? तो वो पीछे नहीं छूटा मधुशाला का। तो वो कई अपने इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने कभी शराब नहीं पी। अब जो भी रहा, उन्होंने जो कहा बच्चन जी ने कि मैंने कभी एक बूंद शराब नहीं पी, मैंने बस ये भाव लिखा, जो मैंने पढ़ा, समझा, जाना, जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने लिखा। तो वो सच में, और वो उसका जो छंद है वो रुबाइया छंद है, वो फारसी का छंद है, यहाँ का छंद भी नहीं, अरबी छंद है, यहाँ का छंद नहीं है। तो अरब का छंद उठा के और उसमें इस दर्शन की बात करना, सच में श्रेष्ठ काव्य बच्चन जी ने रचा, और उस पे विवाद आज दिन तक चलता रहता है। वैसे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी श्रेष्ठ हुआ है उसके जीवन में रहते हुए शायद उसको श्रेष्ठ बन पाया हो, बड़ा मुश्किल है। हाँ। चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, विवाद तो इन पे भी बहुत हुए। नेहरू जी के रहते हुए संसद के अंदर इन्होंने कई बार ऐसी कविताएं पढ़ दी जो उनके खिलाफ में थी। तो ठीक है, एक असली कवि का काम तो यह है कि सच्चाई को परोसे, सच्चाई। अब वो आप कैसे देख रहे हो, आने वाले समय में आप भी मानोगे कि हाँ बात तो सही कही थी। सही बात। अरे जीवन के अंदर नहीं कहा, जीवन पर्यंत कहा तो है ही कि भाई ये चीज रही। ऐसे ही 2 कवि और हुए हैं हमारे, जिनको मैं थोड़ा सा ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं तो देखो उतनी गहराई तो नहीं समझ पाता कविता की, लेकिन जो हम समझ पाते हैं उस हिसाब से है। जैसे उसमें एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक कविता है ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो एक अंदर ना अलग ही, जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा था तो मेरे सारे रोंगटे एकदम खड़े से हो गए अंदर। तो ये जो कविता है ये कैसे लिखी जाती है और ये कविता हमें क्या मैसेज देना चाह रही है? ये मैसेज दे रही है कि हमें मौत से डरना नहीं है,
ये कविता लिखी अटल जी वेंटिलेटर में थे, उसके बाद फिर ठीक हो गए। उसके बाद इस कविता के बाद फिर लंबा जिए, लेकिन बीच में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उस वक्त उन्होंने ये कविता लिखी थी। ये मृत्यु का दर्शन आपको सिखा रही है। इसमें अंतिम पंक्ति क्या है कि मौत से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा पूछ से क्यों डरूं। लौट कर, सब उन्हें पता है कि मैं तो फिर, क्योंकि हम लोग तो उसी में विश्वास करते हैं, सनातन परंपरा विश्वास करती है पुनर्जन्म में, तो मैं तो पता है कि हम तो फिर आ जाएंगे, मौत हमारा क्या ले जाएगी। मौत मौत की उम्र क्या, घड़ी दो घड़ी, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। वही तो कह रहा है, मौत तो अभी की है, जीवन तो निरंतर बहते रहना, निरंतर चलते रहना। ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में आ जाएगी। उस सिद्धांतिकी को, उस सनातन परंपरा को, उस गीता के अध्याय को वो इसमें समझाना चाह रहा है, उस बात को समझाना चाह रहा है, मृत्यु के सिद्धांत को इसमें प्रस्फुटित कर रहा है। हम लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं। सच में इससे एक उबाल आता है कि मौत क्या कर लेगी, हमारा निर्भयता आती है। अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशनल कविता। ऐसी ही एक कविता और आती है जिसको थोड़ा सा गाने के रूप में पिरो दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ पीयूष मिश्रा जी की। वो अभी इस समय बहुत हिट भी चल रहे हैं, और वो कविता उनकी जो है वास्तव में मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। कमाल है विकास भाई। तो अब जो ये कविता आई है, ये क्या मैसेज दे रही है हमारे को? आनंद आ गया। आप तो मतलब बहुत बढ़िया गाते हैं, अब तो बहुत अच्छे गायक भी बन सकते हैं। और इसको आप अपलोड कर देंगे तो पीयूष मिश्रा जी को ये इनसिक्योरिटी हो जाएगी, कहीं ये कल से गाने लगे तो उसको ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे। बहुत अच्छा है भाई, हमारी ये कविता अगर वहां तक पहुंच जाए हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहुंच जाएगी। ये जो आपने पहले जो कविता बताई अटल जी की, वो मृत्यु का दर्शन दे रही है। ये जो कविता है जीवन का दर्शन दे रही है कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होंगी, एक बगल में लोरियां। मौत को चादर बना के, इसमें जो दर्शन है ना, वो जीवन का दर्शन है। बात लगभग सेम सी है, निर्भयता उसमें भी है कि मौत से क्यों डरना भाई, मौत को चादर बनाकर ओढ़ कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। तो उस तरह की इसमें जो दर्शन की बात है, ये जीवन सिखाता है आपको। ये दोनों ही कविताएं आपके जीवन को आसान बनाती, आपको निर्भयता आती। आपको फिर ये नहीं लगता कि मर जाएंगे तो क्या होगा, आपको लगता है अरे मर जाएंगे, ये जीवन शान से जिए, जो जीवन दिया हुआ है इसको शान से जिए। जो ठसकपन है ये कविता आपको देती। मैं तो बहुत आनंद से दोनों कविता सुनता हूँ। ये एक बगल में चांद होगी, एक बगल में रोटियां, बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा। अब आते हैं थोड़ा सा राजनीतिक बातों पर। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि एक कवि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कैसे देखता है? मैं, जैसे हम लोग कवि है ना, हम लोग ज्यादा, वैसे तो पूरा समाज ही संवेदनशील है, ठीक है, भारतीय समाज में संवेदनाएं हैं, हर व्यक्ति संवेदनशील है, हर व्यक्ति मनुष्यता है, संवेदना है तो मनुष्यता है, मानवता है भारतीय समाज में, आप में भी है, हम में भी। कवि लोग अतिरिक्त संवेदनशील होते हैं, यानी वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा। तो हम लोग, भारतीय समाज जिस तरह का हो रहा है उसको देख के दुखी कहीं कहीं है। चूंकि मैं विद्यार्थी भी हूँ, शोधार्थी भी हूँ, तो हम लोग पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले से भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब पहले का तो हमने नहीं देखा ना। आज जब देखते हैं तो दुख होता है। जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह का नफरत, जिस तरह का वैमनस्य, जिस तरह की बलात् चीजें देश भर में घटित हो रही है, तो ये ऐसा लगता है कि ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज की कल्पना ना गांधी ने की, ना तुलसी के राम राज्य में ऐसे समाज की कल्पना है, ना उससे पूर्व में किसी ऐसे हमारे आचार्य ने की होगी। तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत खामियां हैं, बहुत अधिक खामियां हैं। हमको सामाजिक स्तर पे काम करना चाहिए। राजनीति अपना काम करे, अपना उसका विषय है। हम समाज को ठीक बनाना चाहते हैं कि समाज में किसी के साथ नफरत का भाव ना हो, और निरंतर नफरत का भाव। ये वो कौन से आपके उत्तर प्रदेश के जो सांसद थे जिन्होंने बोल दिया था, फिर उसके बाद रामजीलाल सुमन उनका नाम शायद, उन्होंने बोल दिया, उसके बाद दो समुदाय, दो जातियां कैसे झगड़ गई, दो जातियां, उसको भाई वो सांसद तुम्हारा कौन सा सगा है, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। हमारे यहाँ मिहिर भोज पे इतना विवाद होता है, दो जातियां उस पर इतना झगड़ जाती है। बाद में ये जो विवाद हुआ इटावा में, जो धर्माचार्यों को और वो भागवत पढ़ने को लेकर कि भागवत कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, दो जातियां झगड़ने लगी। अभी जो सीजीआई का विवाद हुआ रिसेंट का, अब दो जातियां झगड़ने लगी। अरे यार, मतलब क्या एक व्यक्ति वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आप समाज में वैमनस्यता आप फैला देंगे। वो सीजीआई का विवाद, और उसके बाद समस्त एससी कम्युनिटी, समस्त ब्राह्मण समाज सब एक दूसरे के सामने हो गए, सब एक दूसरे को दुश्मन समझने लगी।
अपना कोई एससी कम्युनिटी का हमारा साथी और कोई ब्राह्मण हमारा साथी, दोनों अगर मित्र हैं तो दोनों के बीच में अब घृणा का भाव आ गया मन में, क्या अरे यार ये सब ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, दोनों को एक दूसरे के प्रति आ गया। नहीं, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं, ये समाज को या सरकारों को? दोनों दोनों परस्पर परस्पर। समाज को ये कार्य करना चाहिए, पूर्व से भी ऐसा रहा। राजनीति इन सब चीजों में कितना भी कर ले, समाज में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो सामाजिक सद्भावना बचा के चलते थे, समाज में नीतियां बचा के चलती थी। राजनीति अलग अपना काम करती थी, प्रशासन शासन संभालती थी, लेकिन समाज किस प्रकार से चलेगा, मिलजुल के चलेगा, कुछ सामाजिक लोग तय करते थे। लेकिन आज वो सामाजिक लोग हो गए खत्म, सब कुछ सरकार पे निर्धारित कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्धारित, पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिक्स पे सब छोड़ दिया। पॉलिटिक्स पे सब छोड़ोगे तो वैसे ही सत्यानाश होगा। पॉलिटिक्स तो वोट पे टोटल निर्धारित है, वो तो अपना वोट निकाल लेते, उसके बाद कुछ भी होते, कटो मरो कुछ हो जाए, उनको कोई जान चिंता वैसे भी नहीं। तो समाज के कुछ लोगों को आगे आके खड़े होना चाहिए, जो काम गांधी ने किया, जो विनोबा भावे ने किया, जो जयप्रकाश नारायण ने समाज के लिए काम किया। ऐसे कितने सामाजिक लोग हैं, दयानंद सरस्वती ने जो काम किया उससे पहले, कितने सामाजिक लोग हैं जो समाज के लिए इस तरह का काम करते रहे। मदन मोहन मालवीय किसके लिए लड़ रहे थे? तो इन लोगों के कोई अपनी संतानों के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। तो ये लोग जो समाज के लिए कार्य कर रहे थे, ऐसे कुछ सामाजिक लोग आगे आए जो समाज में सद्भावना का कार्य करें। अब दिक्कत कहां हो गई है? धर्माचार्य, भगवताचार्य, वो भी यही द्वेष भावना फैला रहा है, वो भी घृणा फैला रहा है। और ये सरकार है तो वो काम कर ही रही, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता तो ये काम कर ही रहे, घृणा फैलाने का। उसमें सही कौन है गलत कौन है बात अलग है, लेकिन एक व्यक्ति कोई बात कहता है तो दो जातियां अपने आप में झगड़ने लगती हैं। इससे कितना देश का हाश हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो हमारे कुछ सामाजिक लोगों को जिम्मेवारी लेके आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। कोई मुद्दा हो, किन्हीं दो लोगों का विवाद है तो पूरे समाज को नहीं झगड़ना है, उस विवाद को सुलझाओ। आप कैसे सुलझ सकते? तो हम कभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ सामाजिक लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कुछ वकील अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कुछ आईएएस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि कैसे हम समाज में संस्कार पोषित करें, कैसे भारतीय संस्कार बचा के रखें, भारतीयता बचा के रखें, वरना आप पश्चिम हो जाओगे भाई और कुछ नहीं बचेगा यार। एक कवि शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव चाहता है सरकारों से? शिक्षा में बहुत बदलाव चाहता हूं मैं। शिक्षा को लेके तो बहुत आक्रोश है हम लोगों के मन में। आप इस पे, चूंकि मैंने बताया भी, मैं विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के हित में कई कविताएं मैंने लिखी और उस पर हम लोग निरंतर बोलते भी है। अब आप ये देखो, कोई एक परीक्षा, कोई एक उस पे जो कविता लिखी उसमें यही पंक्ति है, कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता हो, कोई आयोग ऐसा ढूंढ दो जो स्वच्छ होता हो। कोई आयोग ऐसा नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे 3-4 बार, यूपीएससी पे 3-4 बार आरोप लग चुके हैं अलग अलग फर्जी चीजों के। कम बातें बाहर आ पाती, अधिक बातें नहीं आ पाती। लेकिन एमपीपीसीएस में, यहाँ बिहार के पीसीएस में, यूपी के पीसीएस में, झारखंड के पीसीएस में, राजस्थान आरएएस में हमारे कई मित्रों से चर्चा होती है। कौन कौन नहीं कह देता कि फलाने ने इतने पैसे दिए थे तभी डीएसपी बना था, तभी ये बना था। तो हम लोग क्या, हमको पता नहीं है? मतलब समाज बिल्कुल मूर्ख है। सब लोग, सबको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है ये तमाशा। जब चीजें बाहर आ जाती है तो कहते हैं कि बस इसी बार हुआ है, पहले अरे इस बार तो पकड़े गए हो भाई। पटवारी घोटाला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, फाइलें बंद हो गई, कुछ नहीं निष्कर्ष निकला उसका। 15-15 लाख में सीटें बिकी थी, सारी सीटें बिक गई। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनका क्या? ऐसे ही पहले व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश, चूंकि वहां से मैं हूं तो मुझे वहां के घोटाले पता है। बच्चे घर से 500-500 किलोमीटर दूर आकर के पढ़ रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि वो जो पेपर देने जा रहे हैं, पेपर अच्छा करेंगे तो उनका नंबर आएगा। हमको अब लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे इतना गड़बड़ है मामला, सरकार के उसमें पक्ष में बोलने के लिए कुतर्क देने लगेंगे। उसमें कहेंगे कि 1% सरकारी नौकरियां हैं देश में, उसके पीछे क्यों लगे हुए बच्चे, प्राइवेट में करें, ये करें वो करें, ये एंटरप्रेन्योर बन जाए। भैया सब बन जाए, 1% है वो तो परीक्षाएं ठीक से करवा लो। हम कह रहे हैं हमको जाना चाहिए नहीं। जो 1% परीक्षा है, जो विद्यार्थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना काम ठीक से करो ना। आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे तो ये कह रहे हो कि ये तो 1% इसके पीछे क्यों पड़े हो, कुछ और काम कर लो। कुछ और तो वो करेगा ही, वो तो ऊपर से उन्होंने कह ही दिया था कि पकौड़े का ठेला लगा देना, वो तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, रोटी तो खाएगा ही। अब ईश्वर ने चौंच दिए दाना, वो दे देगा कैसे ना कैसे। लेकिन आपका कार्य क्या था? आपका कार्य ये है कि आप सारी सीटें बेच के और पैसा खा जाओ, हजम कर जाओ। वहां आयोग के सारे लोग आपस में बांट लें, बिचौलिया भी बांट ले, मंत्री भी बांट ले, अधिकारी भी बांट ले। ये सब तमाशा चल रहा है। तो इन सब चीजों की वकालत नहीं होनी चाहिए कम से कम। वो एसएससी का जो अधिकारी, एसएससी के जो चेयरपर्सन, जिनका ललन टॉप पे इंटरव्यू हुआ, किसी प्रश्न पे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हर प्रश्न पे स्वीकार किया कि हाँ सच में गड़बड़ी है, हाँ गड़बड़ी है। और हर प्रश्न पे एक ही जवाब देते रहे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, हम प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, आगे नहीं होगा। और वो इंटरव्यू लिए 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। सारे एसएससी के एग्जाम में, मैं खुद एग्जाम देने गया, 3 बार हमारा माउस काम नहीं कर रहा भाई, टेक्निकल दिक्कत हो जाती है। ये किस तरह की समस्याएं तुम लोग पैदा कर लेते हो? कभी पेपर आउट हो जाएगा, कभी वो कंप्यूटर दूसरी जगह बैठा हुआ है, वो वहां से
लिख रहा है, एग्जाम दे रहा है। मतलब किस किस तरह की चीजें निकाल लेते हैं, कहीं टेक्निकल दिक्कत आ रही है। एसएससी के चेयरमैन ने उसमें जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम लोग पेपर सेट नहीं करते, पेपर में 10-10 गलतियां निकलती हैं, तो उन्होंने कहा हम लोग पेपर सेट नहीं कर रहे, हम लोग प्रश्न लेके सिस्टम में डाल देते हैं, सिस्टम अपने हिसाब से फॉर्म करता है और वो उसी समय आएगा, जो पेपर का टाइम दिया गया है उसी समय प्रश्न वहां पे आते हैं, उससे पहले आते ही नहीं है। ये इसलिए किया गया है जिससे कि पेपर आउट ना हो, क्योंकि वो उसी समय मशीन द्वारा निर्मित होकर उसी समय आएगा स्क्रीन पे, जो तय टाइम है। अगर 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे आएगा। कितने एग्जाम सेंटरों पे पेपर 5-6 बजे शुरू हुआ है, यानी पेपर तो 4 बजे आ गया था, तो हम क्या समझे कि आपने 5 बजे पेपर शुरू किया तो मतलब 4 बजे आ गया होगा, तब तक आउट करवा दिया होगा। तो ये क्या तमाशा किस तरह का कर रहे हो? किसी को सेंटर कहीं दे दिया, झारखंड के व्यक्ति को सेंटर दे दिया, जम्मू कश्मीर में तो कैसे जाएगा? अंडमान में सेंटर दे दिया, मतलब विद्यार्थी पहले तो 1000-2000 का फॉर्म भरे, फिर अंडमान में पेपर देने जाए 10,000 रुपए खर्च करके, तो क्या करेगा वो? बहुत समस्याएं, बहुत समस्याएं, एक लूप होल नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एक पक्ष की बात की, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी बात की। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी अलग अलग चीजें हो सकती है जिस पे बात कर सकते हैं। अकादमिक जगत जिससे मैं हूं, पीएचडी कर रहा हूं, उसमें कितनी खामियां हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग घंटा भर। हम लोग 1 घंटा तक नई शिक्षा नीति में जो खामियां है उस पर सब चर्चा कर सकते हैं कि वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही अभी तक। तो शिक्षा जगत के अलग अलग आयामों में, अलग अलग उपक्रमों में, अलग अलग चीजों में कितनी खामियां हैं, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, विवेचना करना चाहिए। कुछ नहीं बचेगा। विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं, गुरु लोग लाठी खा रहे थे 1 महीने पहले यहाँ दिल्ली में, तो गुरुओं में लाठी पड़ रही है, गुरुओं में बस में भरा जा रहा है, गुरुओं को पुलिस खड़ी हुई है उनके साथ कि गुरुजी बैठो कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कैसे विश्व गुरु भारत को बनाएंगे? विश्व गुरु तो हम हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो तमिलनाडु का गणितज्ञ था, जिसने विश्व भर को इतनी नीतियां, इतने गणित के सूत्र दे दिए, आज तक अमेरिका, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड लगे हुए हैं उसको हल नहीं कर पा रहे कि ये दे क्या गया। हमारे पास लोग थे, हमारे पास हर तरह के संत, हर प्रकार के ऋषि थे जिन्होंने दर्शन दिए अलग अलग प्रकार के। अद्वैत आचार्य शंकर ने दे दिया, और ये हमारे आयुर्वेद देने वाले ऋषि, हर तरह के ऋषि थे, हर चीज के परंपरा के लोग। तो हम तो श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, बात ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? अब इससे क्या बनेगा? तो भारतीय परंपरा को मानने वाले लोगों को, जानने वाले लोगों को इस पे शर्म आनी चाहिए और इस पे चिंतन करना चाहिए कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। अगर श्रेष्ठ भारत बनाना है, अगर विकसित भारत बनाना है, अगर गुरु भारत बनाना है, जिसको आप कोट कर रहे हैं बार बार, तथाकथित नेता लोग कोट कर रहे हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र पे ध्यान दें और शिक्षा को भाई मेरे पब्लिक कर दो, इसको जो है गवर्नमेंट एंटिटी बना दो, इसमें प्राइवेट हस्तक्षेप मत रखो। दिल्ली एनसीआर जहां हम बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, 25,000 महीने की फीस है स्कूल की, 25,000 स्कूल की फीस है। मैं सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूं और ग्वालियर के प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा हूं। सरकारी विद्यालय में जहां हमें 300 रुपए वजीफा मिलता था और प्राइवेट विद्यालय जहां 30,000 रुपए हम देते थे, यानी कितना अंतर कर दिया। तो कौन लोग वहां पढ़ेंगे, कौन वहां पढ़ेंगे? और दिल्ली एनसीआर में जहां 30,000 रुपए प्रति माह स्कूल की फीस है, स्कूल है कि वो 7 स्टार होटल बना दिया। आप क्या पढ़ाते हो? जो विद्यार्थी नर्सरी का है, नर्सरी का फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी एलकेजी का है, उसकी भी फीस इतनी है, उसको एबीसीडी के अलावा कुछ और पढ़ा देते हो क्या? आईएएस की तैयारी करवा रहे हो क्या एलकेजी के विद्यार्थी को? तो इस पे कोई नीति बननी चाहिए, कोई तो तरीका बने, कुछ तो चीजें तय हो कि हमको किस तरह कार्य करना है। गरीब आदमी को पढ़ा लिखा लो, कुछ बढ़िया काम हो जाएगा, भारत श्रेष्ठ बन जाएगा। यही राजनीतिक लोगों से कहना है मुझे, यही सरकार से कहना है, यही शासन प्रशासन से। जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, प्रत्यक्ष राजनीति में मेरी कोई भूमिका रहती नहीं, मैं दूर ही रहता हूं इन लोगों से, मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं राजनीति। लेकिन एज ए कवि, एज ए विद्यार्थी, एज ए शोधार्थी पीड़ा होती है कि आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो और आगे का भारत हमें देखना है। आप सबकी उम्र 60, 70, 50 प्लस हो गए, मरमरा जाओगे 10 साल बाद, हम लोग देश संभालेंगे। जब हम संभालेंगे तो हमें ऐसा देश देके जाओगे, ये देश, और इसको हम पे ठीक करते फिर कहोगे अब तुम संभालो। भैया हमको ठीक अच्छा देश दो, ठीक करके दो, हम लोग आगे और इसको और बड़ा करेंगे। आप हम सब मिलके, हमारी युवा पीढ़ी मिलके, तो हम जहां भी हम लोग जाते हैं हमारा ये प्रयास रहता है। मैं युवा पीढ़ियों से संवाद करता हूं कि यार हम लोगों को संभालना है ये सब चीजें, ये गड़बड़ी इन लोगों ने कर दी है, ये करके चले गए। हर तरह की बात ये कहते भला मनसायत का जमाना नहीं रहा, देश खराब हो गया, समाज बिगड़ गया। तो समाज बिगड़ गया क्या? मैंने बिगाड़ दिया? मेरी उम्र 27 साल है, मेरी उम्र 26 साल है, मैंने समाज क्या बिगाड़ दिया? मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, मुझ में चेतना आए 10 साल हुई है। 15 साल तक तो विद्यार्थी को पता नहीं चलता कर क्या रहा है, बालक को पता नहीं चलता, उसके बाद समझ में आता है क्या करते हैं। तो ये देश, ये समाज, ये किसने गढ़ा है? ये आप पुराने लोगों ने ऐसा बिगड़ा हुआ समाज बनाया। आप इसको ठीक करो, हम लोग ठीक करेंगे, या हमारा साथ दो, हमारा सहयोग करो। कार्य कैसे होगा ये ऊपर के अधिकारी तय करें, लेकिन ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कहते थे, हमारे आदर्श जो कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक रोटी पहुंचे। तो ये बेसिक चीजें अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंचा दो, बाकी सब चीजें तो ठीक है। एआई तो जिन्हें पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, देश खूब विकास कर जाएगा। मंगल पे और वहां अभियान हमारे पहुंच गए, और आज भी गांव में ये बेसिक सुविधाएं पहुंची नहीं।
तो आप ये असमानता दूर करो। भारत में बहुत लंबी खाई हो गई, असमानता बहुत हो गई। क्या पैसा जरूरी है? पैसा निश्चित तौर पे जरूरी है। हमारे तो सनातन परंपरा में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें जो बताई गई, उसमें अर्थ तो दूसरी है, लेकिन बस वो धर्म के पीछे है। तो आप धर्म के साथ अर्थ कमाए, कोई दिक्कत ही नहीं, अर्थ होना चाहिए। आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला कवि कौन है? अभी तो हमारे प्रोफेशन में सर्वाधिक पैसे लेने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं। वो अभी तक 25-30 लाख ले रहे हैं। उनकी रेट कभी भी बढ़ जाती है 2-4 महीने में, मतलब एक कवि सम्मेलन के? एक कवि सम्मेलन के, एक कार्यक्रम के। तो अभी शायद 30 लाख प्लस जीएसटी है, 30 लाख प्लस जीएसटी अलग, क्योंकि उस पर जीएसटी भी लगता है। पीछे 18% था, अब शायद 5% वाले में आ गया हो, तो 5% लगेगा। 18% बहुत होता है 30 लाख का, तो वो भी 3-4 लाख रुपए हो जाता है। तो महीने में कितने कार्यक्रम कर लेते हैं? ये तो उनकी टीम को जानकारी होगी। हम लोग तो पोस्टर देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कितने कार्यक्रम करते हैं। फिर भी कह सकते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक कार्यक्रम रहता है, लेकिन सारे कार्यक्रम वैसे नहीं होते। कई कार्यक्रम उनके अपने लोगों के भी होते हैं, तो कई कार्यक्रमों में वो कम दाम में या ऐसे भी चले जाते हैं आत्मीय रूप से। लेकिन अधिकतम कार्यक्रम तो मानदेय के रहते ही हैं, जिसमें वो अपना पूरा दे लेते हैं, मानदेय पेमेंट लेते हैं लगभग। नहीं तो अगर सप्ताह में आप 2 कार्यक्रम मान के चलें, तो 4 सप्ताह में 4 दूनी 8 तो हो ही गए जो पेमेंट के कार्यक्रम है। यानी पैसा है इस लाइन में? मतलब इससे आप गणित लगा रहे हो क्या, पैसा कितना कमा रहे हैं? देखो, बहुत अच्छा। कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा ना, बगैर उसके कैसे? वो तो आप कुमार जी की टीम को रीच कर सकते हैं, उनसे सीधा पूछ सकते हैं कि भाई साहब कितने कार्यक्रम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, उनके सीए को जानकारी होगी। लेकिन यह है कि हाँ पैसा है, भूखे नहीं मरोगे। आप कविता अच्छी लिख लेते हो, कवि सम्मेलन जगत में हो। आप महीने में कितने कार्यक्रम मैनेज कर लेते हो? इसका कोई ठीक ठाक डाटा नहीं। पिछले महीने हिंदी दिवस था तो कार्यक्रम बहुत थे। पिछले महीने 12 कार्यक्रम थे, यानी हर दूसरे दिन लगभग कार्यक्रम था। तो हिंदी दिवस के माह में क्या है, गवर्नमेंट ने निर्देश दिया हुआ है सारी संस्थाओं को कि आप लोग हिंदी पखवाड़े पे एक कार्यक्रम तो करेंगे ही। कई लोग पूरा पखवाड़ा मनाते हैं, 15 दिन कार्यक्रम करते हैं कई संस्थाएं। तो कार्यक्रम पिछले महीने सर्वाधिक होते हैं कवियों के लिए। पिछले जो सितंबर महीना है वो खूब पैसा कमाने का महीना है। तो पिछले महीने 12 कार्यक्रम थे, इस महीने 4-5 कार्यक्रम। तो वो महीने के हिसाब से, जब जितनी डिमांड हो उस हिसाब से। तो पिछले महीने आपकी कमाई कितनी रही? अब इसको तो कैमरे पे नहीं बोली जा सकती, बाद में बताया जाएगा। थोड़ा सा एक्चुअल फिगर ना आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि, ताकि आज ना ये सवाल मेरा क्यों जरूरी है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। कि हम कवि को सुनते हैं तो बहुत सारी ना एक दिमाग में पहले से ही पिक्चर बनाती है कि इस लाइन में पैसा तो है ही नहीं। निश्चित। तो मेरा जानने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप अपने डाटे या दूसरे किसी के भी डाटे बता सकते हो। मैं सिर्फ इसमें यह जानना चाहता हूं कि आज एक जो नॉर्मल कवि है, जो महीने में 5-10 प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, तो नॉर्मली उसके पास कितना अर्निंग आ जाती है जो उसका घर खर्च चल जाता है या नहीं? नहीं चल जाता है, अच्छा कमा लेते हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ खूब कमा लेते हैं। जो 5-8-10 कार्यक्रम कर रहा है वो लाख तक कमा रहा है। तो सबकी इतनी कमाई है और सबका घर अच्छे से चल रहा है। बस ये है कि कई कई जगह सरकारी कार्यक्रम में पेमेंट लेट होता है। अच्छा, तो सरकार वहां लेट देती है? नहीं, सरकार लेट नहीं, प्रक्रियाएं लेट है ना। आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर वो एक ऑफिस जाएगा, फिर दूसरे ऑफिस जाएगा, तो 1 महीना लग जाता है। कभी किसी कार्यक्रम का 2 महीने बाद आता है। तो पैसा सबका आ जाता है और खूब पैसा कवि सम्मेलन में मिल रहा है आजकल। ठीक है, आज कवि सम्मेलन की मनोदशा, कवि सम्मेलन की दशा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सरकार इसको प्रमोट कर रही है, इसका मतलब? नहीं, सरकार हिंदी को प्रमोट कर रही है। उसमें 2 चीजें हैं। हमारे संविधान में 2 राजभाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है। उसमें हिंदी को लेके विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि सरकार शासन प्रयास करेगा हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी को विकसित करने में, हिंदी को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में कार्य करेगा। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सारी संस्थाओं को गवर्नमेंट, और ये निर्देश तो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थाओं को भी है कि आप हिंदी के लिए कार्य करें। तो हिंदी का कार्य करने के लिए उनको कोई ना कोई काम करना पड़ता है। या तो वो कार्यशाला करवा लें, या कोई हिंदी की गोष्ठी करवा लें, किसी चीज पे विषय पे, हिंदी के विषय पे चर्चा करवा लें। तो लोग कवि सम्मेलन करवाने में ज्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि इसमें मनोरंजन भी हो जाता है। हिंदी का एक काम हो गया, मनोरंजन हो गया। तो ज्यादातर संस्थाएं सोचती हैं कि जब हिंदी का ही कुछ काम करना है तो कवि सम्मेलन करवा लो, आनंद का आनंद हो जाएगा, एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। तो कवि सम्मेलन का काम इसीलिए सबको प्रिय है कि इसमें संस्कार भी है और आनंद भी है, मनोरंजन भी है। इसलिए ये अच्छा काम है, सरकार प्रमोट करती है। अच्छा,
अच्छा, इसमें कोई ऐसा भी इवेंट या सम्मेलन है कवि सम्मेलन में जो आपकी दृष्टि से, या मैं कहूं आपकी जो कम्युनिटी है, जो एक कवि अ, कवियों का एक मंच है, कोई ऐसा मंच जिससे नाम और फेम दोनों बनते हो, जिस पे जाना एक कवि के लिए सपने जैसा होता हो? अभी भारत में सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लाल किला कवि सम्मेलन माना जाता है। उसमें दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त काव्य पाठ किया करते थे, और पारंपरिक कवि सम्मेलन है, पिछले 70 साल से चल रहा है। उस कवि सम्मेलन को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सुना करते थे सामने बैठ के। तो जिस कवि सम्मेलन को प्रधानमंत्री सुनते हो, और जिस कवि सम्मेलन में मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग मंच पे बैठते हो, तो वो बड़ा कवि सम्मेलन है। तो वहां से वो परंपरा चली आ रही, तो हम लोग भी फील करते हैं कि जिस कवि सम्मेलन में दिनकर जी बैठे थे, हम लोग भी वहां बैठे। तो वो सबके लिए सबसे बड़ा मंच होता है। भारत में जितने कवि हैं हिंदी के, उन सबके लिए एक सपने वाला मंच लाल किला कवि सम्मेलन होता है। वो हिंदी अकादमी कार्यक्रम करवाती है। गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन होता है, वो गणतंत्र दिवस के आसपास होता अच्छा, 26 जनवरी के है, आसपास 26 हो जनवरी जाता के आसपास होगा सरकारी कार्यक्रम। अब मैं आपको एक शब्द दूंगा, मैं चाहूंगा उसको कविता में आप पिरोएं। पहला शब्द है इसमें किसान। आए है। किसान पे तो सच में हर कवि को लिखना चाहिए। हम लोग रोटी खा रहे हैं तो उसका इतना तो कम से कम लौटा ही दें। बातें यही है मित्र जन विशुद्ध ज्ञान की। गांव में जाते हैं, हम सब किसान परिवार से हैं, गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि हर एक क्षण वहां पे परीक्षा है। कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कब आपने देखभाल नहीं की तो जिसको हम अपनी गौ माता कहते हैं वो चर गई, तो वो आपका अनाज खा गई। तो थोड़ा थोड़ा देखभाल की, हर प्रति क्षण परीक्षा है। यहाँ तो हमारी साल में एक बार परीक्षा होती है, वहां हर क्षण परीक्षा है। तब ये पंक्ति लिखी कि बातें यही है मित्र जन विशुद्ध ज्ञान की, हर एक पल घड़ी है यहाँ इम्तिहान की, और शहरों में थाली फेंकने वालों को क्या पता, खेतों में चल रही है सांसें किसान की। तो खेतों में किसान की सांस चल रही है कि कब भी दिक्कत हो जाती तो उसकी सांस अटक जाती है अगर थोड़ा भी नुकसान होता है। हाँ, वो साल में 2 बार कमा रहा है या 3 बार कमा रहा है, बहुत अच्छी कोई फसल करता होगा तो साल में 3 बार करता होगा। अगर वो गई तो उसकी तो भाई अर्निंग ही साल खत्म भर हो की गई। अर्निंग खत्म हो गई, साल भर की। तो एक शब्द आ जाता है रावण। रावण तो अभी हमने विजयदशमी में मनाई है। इसीलिए ये शब्द, भाई आप क्योंकि चंबल से हैं तो किसान रखना भी जरूरी था। रावण क्योंकि अभी अभी विजयदशमी गई है, हाँ, तो भाई रावण का ना होना तो, और राम की कृष्ण की बातें हो रही हैं तो रावण भी वहां बहुत जरूरी है। मैं जिन पे पीएचडी कर रहा हूँ, श्री कृष्ण सरल, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी, वो सुनाता हूँ, फिर अपनी भी वो सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, रावण वध कहता है रावण जन्मेंगे, रावण वध कहता राम पुनः आएंगे, हो मेघनाद रावण या कुंभकर्ण वे किसी राम द्वारा मारे जाएंगे। तो हर युग में रावण आते रहते हैं, और कोई ना कोई राम तत्व उसमें जिसमें आता है वो उनका सर्वनाश करता है, उनका नाश करता है। तो ये हमेशा आते रहेंगे, हमेशा इनका नाश होता रहेगा। यही प्रकृति का सिद्धांत है। मैंने एक अंगद पे ऊपर कविता लिखी थी, उसमें अंगद का और रावण का संवाद है। कोई बात रावण कहता है, कोई अंगद कहता है। तो मुझे ध्यान आता है कि जब रावण बहुत ज्यादा बार बार कह रहा है कि मैं रावण हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया में चलाता हूं सारी चीजें, तब अंगद ने चुटकी लेते हुए बात कहा हास्य में कि रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से। 15 मिनट का संवाद है, उसमें से आपको 1 मिनट का संवाद सुना रहा हूं। रावण बार बार कह रहा है मैं रावण हूं, तो अंगद उस पर क्या रिप्लाई कर रहा है, रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो, मैंने कितने रावण ही सुने, तुम रावण कहो कौन से हो। पाताल लोक जब गमन हुआ, जिसको बच्चों ने बांध लिया, तब महाराज बलि के कहने पर उसको छुड़वाकर माफ किया। एक रावण जिसका गुरूर सहस्त्रबाहु ने तोड़ दिया, तब पुलत्स ऋषि के आग्रह पर उसको सकुशल छोड़ दिया। तुम कहो कौन से रावण हो, किस किस से तुम तब डरते थे, कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांक में भजन तात मेरे करते थे। तो ये रावण के साथ किस्सा है। अब एक शब्द और आ जाता है, क्योंकि आप भाई हिंदी को प्रमोट कर रहे हो, और मैं पर्सनली भी थोड़ा सा मतलब इस चीज से आहत रहता हूं कि इंग्लिश बहुत प्रमोट करी जाती है हमारे समाज में। ऐसा दिखाया जाता है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बहुत पढ़ा लिखा और अच्छे व्यक्तित्व का लड़का हो, चाहे उसने 10th या 12th की हुई हो। और एक हिंदी भाषी कोई व्यक्ति है और वो उसने पीएचडी भी कर रखी है, तो उसको कहीं ना कहीं कम आंका जाता है। अगर हम शॉर्ट में इस बात को कहें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समाज के लिए एक स्टेटस सिंबल का काम कर रही है। हाँ, तो ऐसा गई है। अंग्रेजी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी योग्यता का मापक हो गई है। मतलब अंग्रेजी ही टोटल योग्यता है।
तो मैंने तो हंसी में एक बात कही थी, हालांकि इस पे उससे पहले मैं एक गंभीर बात कह दूं। मंचों पे एक कहावत प्रचलित है कि अंग्रेजी आपको कार दे सकती है पर संस्कार तो हिंदी ही देगी, इस तरह की कहावत। अच्छा, ये कहावत क्या आपको इंगित कर रही है कि अंग्रेजी कार देगी यानी अंग्रेजी पैसा कमा देगी और हिंदी आपको संस्कार देगी? तो हिंदी पैसा नहीं कमाएगी मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हिंदी समृद्ध है, आज भारत में हिंदी की मान्यता है, आज हम आजाद हो गए, हिंदी हमारी राजभाषा है। आज हिंदी कार भी देगी, संस्कार भी देगी, आज हिंदी रोजगार भी देगी, व्यापार भी देगी। भाई ये बॉलीवुड में फिल्में बनाने वाले ये लोग अंग्रेजी में घर पे बात करते हैं, हाउ आर यू डैड, हाउ आर यू मॉम। तो ये डैड मॉम करने वाले घर पे ये अंग्रेजी में फिल्में क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि विवश है, क्योंकि पूरा बाजार हिंदी का है। तो जब बाजार हिंदी का है, मार्केट हिंदी का है, तो आपको हिंदी फिल्में बनानी पड़ेंगी। तो व्यापार भी हिंदी में है, तो रोजगार भी हिंदी में, और आज सरकार भी हिंदी की बात करती है। आज मुझे लगता है हम लोग सिर्फ, और संस्कार तो है ही है हिंदी में, सिर्फ ये बात ना कहें कि हिंदी आपको संस्कार देगी, हिंदी आपको सब कुछ देगी अगर आप हिंदी। और आज लुटियंस दिल्ली में भी, आज जहां सेक्रेटरीट है वहां भी जय जय श्री राम भाई साहब, राम राम जी भाई साहब भी होता है। तो हिंदी अब सब जगह पहुंच गई है। तो हिंदी को लेके ये दृष्टि अब नहीं रखनी चाहिए। जो लोग रख रहे हैं उन पे मैंने एक चुटकी लेते हुए बात कही कि जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेते, हास्य में बात। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियां हिंदी डिपार्टमेंट की, संस्कृत विभाग की लड़कियां अंग्रेजी में बात करती है। ताज्जुब क्या? अच्छा, इंग्लिश वाले बात करें ठीक है, फिलोसफी वाले भी करें चल जाएगा, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। हिंदी विभाग में हिंदी से एमए करने वाली, संस्कृत से एमए करने वाली लड़कियां या लड़के अंग्रेजी में बात करें, तब मैंने चुटकी लेते हुए बात कही कि जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती, निकम्मे हो गए हम तुम हो लायक, सारी योग्यता अंग्रेजी है क्या? जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती, निकम्मे हो गए हम तुम हो लायक, और बड़ी आई तुम प्रोफेसर की बिटिया, हमारे भी पिताजी थे विधायक। तो हिंदी वाले लोग विधायक बनेंगे। अच्छा, अब मैं एक सवाल करूंगा, किस्मत बड़ी है या मेहनत? अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है कि एक बंदा आता है, वो 10 रुपए का बिस्कुट बताता है, एक बंदा आता है 2 पत्थरों को बजाता है और वो सुपरहिट हो जाता है। उसकी प्रमोशन के लिए हमारे बड़े बड़े मंत्री, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लग जाते हैं। और एक कवि काफी मशक्कत के बाद एक कविता लिखती है और उसके बाद जब वो नहीं चलती है, तो अब इसमें जो सवाल बनता है वो ये है कि किस्मत बड़ी है या मेहनत? इसमें 2-4 बातें हैं। एक तो कवि को इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहिए। कवि को इसमें नहीं पढ़ना है भाई कि आपको यश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर तो आप बाबा तुलसी के वंशज हो तो बाबा तुलसी पहले ही लिख गए हैं कि हाने लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 4-5-6 चीजें छोड़ दो, ये विधि के हाथ में है, इसमें तुम पढ़ो मत। तो कवि का काम तो कविता धर्म निभाना है। मैंने जब कविता लिखना प्रारंभ किया, पहली कविता लिखी या उसके बाद लंबे समय तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कविता से पैसा कमाऊंगा या कविता बाजार के हिसाब से लिखूंगा या कविता मेरी इतनी मशहूर हो जाए, कभी नहीं सोचा। ये किसी कवि को नहीं सोचना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम समाज की पीड़ा गाना है और समाज को दिशा देना है कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हो और आप इस काम को इस तरह करो। तो समाज की दिशा भी देना और समाज की दशा भी दिखानी है, ये काम कवि का है। यश की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। हाँ, यश उसके पीछे आ जाएगा, आप अपना काम करो, यश आ जाएगा, यश आएगा, लक्ष्मी भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, सारा काम होता रहेगा। आपको चाहना नहीं है वो, कवि के लिए जो बात है। बाकी जो अन्य लोगों के लिए आपने किस्मत मेहनत की बात की, ये सब बहुत क्षणिक है, ये बहुत क्षणिक है, इसको यश नहीं कह सकते। इसको सामान्य रूप से वायरल, जिसको हम नया शब्द कहते हैं ना अंग्रेजी का शब्द, ये सही है, ये फिट है उसमें, ये वायरल ही है बस, ये कुछ समय का वायरल है, ये यश नहीं है। यश चलता है युग युगांतर तक, है ना? तभी तो हम आज चंद्रवरदाई को पढ़ते हैं, आज कवि भूषण को जानते हैं। तो ये क्या है? ये यश है उनका, आज तक 500 साल बाद भी हम उनको पढ़ रहे हैं। अच्छा, उस समय ऐसे कुछ लोग हुए नहीं होंगे क्या? कुछ ना कुछ हुए होंगे जो ऐसा कुछ ना कुछ खुरापात करके वायरल हुए होंगे। आपको ध्यान है कोविड हुआ था, 2-4 लोग इसमें, सॉरी ये अभी कुंभ लगा था, उसमें एक वो भूरी आंखों वाली, कौन सी आंखों वाली वो लड़की थी, वो वायरल हुई, साध्वी। नहीं, साध्वी भी वायरल हुई थी, और एक वो मोनिका, हाँ हुई थी हाँ, तो वो बॉलीवुड मूवी में भी गई, मोनालिसा, सॉरी मोनालिसा। मैं थोड़ा सोशल मीडिया कम देखता हूँ, लेकिन आप ये देखो ना कि वो कहाँ चलेगा। आज जो चप्पल घिसा के पहुंचता है ना, तो वो जब पॉपुलर होता है, उसको जब प्रसिद्धि मिलती है, तो वो प्रसिद्धि को होल्ड कर पाता है, यानी उसको ग्रहण कर पाता है, उसको संभाल पाता है। हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं होता कि 50 साल से इंडस्ट्री में है, उसके लिए घिसाई करनी पड़ती, पूरी घिसाई। ये वो हो गए थे, डेप्थ में आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तब कौन कौन से कैसे सुनाते हैं, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हम तो परेशान हो गए थे, ऐसा लगा जीवन खत्म,
और उसके बाद आज सदी का महानायक है अमिताभ बच्चन। तो आप जब पूरी घिसाई कर लोगे ना चप्पल की, तब आपको यश मिलता है, तब आपको वहां तक पहचान मिलती है। वरना ये जो क्षणिक यश है इससे कुछ नहीं होता। 4-6 महीने लोग आपको जाने के बाद में कोई नहीं जानेगा। तो जितने भी लोग हैं कुछ पैसा जरूर कमा लेंगे, तत्कालिक इनको मिल जाएगा तो कुछ पैसा कमा लेंगे। वरना तो कौन कौन नहीं आया, राजा महाराजे खत्म हो गए, रजवाड़े खत्म हो गए, कौन हम खामखा कुछ नहीं मिलना इनको, कुछ नहीं होना। इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के लिए जो वायरल हो रहे हैं ठीक है, उनका अपने विधान ने जो लिख रखा उनको मिल गया अपने हिस्से का। जो लोग अपना कर्म कर रहे हैं वो अपना कर्म करते रहे, क्योंकि आपको जब मिलेगा तो आपको ये साल भर के लिए 6 महीने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सदैव के लिए मिलेगा, युग युगांतर के लिए मिलेगा। तो आप अपनी कला के साथ समझौता ना करें, उसके साथ ये ना करें कि पब्लिक ये सुनना चाह रही है ये सुना दूं क्या। लता मंगेशकर ने नहीं किया समझौता अपनी कला के साथ, नहीं तो लता मंगेशकर है ना, लता मंगेशकर 2 नहीं बन सकता कोई, मतलब चाह के भी नहीं बन सकता। तो आप अपने कला पे अपना काम करें, ईश्वर ने आपको दी है। तो किसी कवि को, किसी कलाकार को, किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को इन लोगों से ये नहीं सोचना कि ये लोग मतलब पॉपुलर हो जा रहे हैं तो हम क्या होंगे, हम क्यों नहीं हो पा रहे। वो लोग क्षणिक है, ठोस काम आपका होगा, आप ही चलेंगे, आप ही जिएंगे, आप ही गाए जाएंगे, आप ही सुने जाएंगे। अब आते हैं हम रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ सवाल रखूंगा जिसका आपको शॉर्ट में जवाब देना है। ठीक है। तो ग्वालियर और दिल्ली बेहतर क्या? अलग अलग, ये तो फंसा दिया, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है। दिल्ली रहने लायक शहर नहीं है, प्रदूषण इतना है, अच्छा खान पान नहीं है, अच्छा दूध नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है। हम लोग खाना पीना, रहना, वायुमंडल, वातावरण, मतलब प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। बस भागम भाग शहर में लगे हुए, बहुत संसाधन है, बहुत सारी चीज है। तो ग्वालियर दिल्ली में चुनने की बात आएगी तो मैं ग्वालियर चुनूंगा, जहां हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, और संसाधन सारे ग्वालियर में है। ग्वालियर में भी तो हमारा हवाई जहाज फ्लाइट चलती है ना, तो ए टू जेड संसाधन सुई से लेकर हवाई जहाज तक वहां पे अवेलेबल है। तो सारे संसाधन वहां पे हैं, तो हम ग्वालियर रहना पसंद करेंगे, ग्वालियर जीना पसंद करेंगे। आशुतोष राणा और कुमार विश्वास बेहतर कौन? बेहतर किस संबंध में आप पूछ रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर है। कवि के रूप में? नहीं, कवि के रूप में तो कुमार विश्वास जी हैं, क्योंकि आशुतोष राणा मूल रूप से कवि नहीं है ना। तो कुछ व्यंग उन्होंने, कुछ कविताएं लिखी जरूर हैं, लेकिन उनका काम कविता का नहीं है, और कुमार जी का काम कविता में ज्यादा है। आप अगर वक्ता पूछते तो हो सकता है मैं कुछ और कहता, आप अगर व्यक्ति पूछते तो हो सकता है मैं कुछ और कहता, लेकिन आप कवि पूछेंगे तो कवि तो आशुतोष राणा से कुमार विश्वास जी श्रेष्ठ है, ये बात निश्चित है। अच्छा, यूपीएससी या कवि बेहतर क्या? कवि, कविता होना चुनूंगा हमेशा। चलिए, धर्म और संस्कृति में से किस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? ये एक प्रश्न है जिसमें मैं दोनों के साथ जाऊंगा, मैंने किसी प्रश्न में दोनों के साथ नहीं गया। चूंकि धर्म बचेगा तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो धर्म बचेगा, दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। अब मैं आखिरी चीज आपसे कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कोई व्यक्ति जो लिखना चाहता है उसको आप क्या कहेंगे, वो लिखना कैसे शुरू करें? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं लिखूं, लेकिन वो चाहत ही उनकी रह जाती है, वो कभी लिखित पे नहीं आ पाते। तो लास्ट मैसेज उन व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो इस पोजीशन तक आया है, जिसने हमें एंडिंग तक लेकर के गया है, तो उसके लिए सवाल तो बनता ही है। हाँ, जो भी हमारे मित्र साथी लिखना चाहते हैं या लिखना जानते हैं या लिखना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, उनको 2-4 बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो कोई आपको ये कहे कि आप कवि नहीं हो, तो मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बताता हूँ। उन्होंने एक निबंध लिखा, कविता क्या है, 1909 में प्रकाशित हुआ। लगभग 40-50 पेज का बड़ा लंबा निबंध है। कविता की पूरी विवेचना की, A to Z सारी बातों पे, हर पक्ष पे उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने लिखा है कि अनूठी से अनूठी उक्ति कविता हो सकती है अगर उसका संबंध दूर ही सही हृदय के किसी भाव से है। तो आपने जो भी लिखा उसका संबंध हृदय से है तो वो कविता हो गई। मैं नहीं कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, तो आपने हृदय से लिखा है वो कविता है, आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। प्रथम बात। दूसरी बात यह है कि ईश्वर आपको कविता तत्व तो दे सकता है जिससे आपके मन में एकदम से उफान सा आया, जो उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ ने, पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग। वो जो पावरफुल फीलिंग का उफान आया और आपने कुछ लिखने की चेष्टा की, कुछ लिखा, अब उसको परिष्कृत करने की बात है, वो ईश्वर ने दे दिया, अब उसको और बेहतर करने की बात है। वो परिष्कृत करेंगे, बेहतर करेंगे तो आप कविता लिख पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने कविता के 3 हेतु बताए, ये सबको जानना बहुत जरूरी है, लोगों को पता नहीं होता। एक है प्रतिभा, एक है व्युत्पत्ति, एक है अभ्यास। तो प्रतिभा क्या है, जो ईश्वर ने दिया है वो प्रतिभा है, यानी आपके मन में कुछ कौंधा कि ऐसा लिखना चाहिए, ये आना चाहिए, वो प्रतिभा है, वो ईश्वर ने दिया है। दूसरा इसमें व्युत्पत्ति, मैंने दहेज के ऊपर कविता लिखी, तो मैं दहेज के ऊपर कविता तब लिख पाऊंगा ना जब दहेज आसपास देखूंगा, अनुभव करूंगा, या दहेज के ऊपर कुछ चीज पढ़ूंगा। तो व्युत्पत्ति का अर्थ है आपका अनुभव और आपका अध्ययन।
और काव्य शास्त्र का अध्ययन भी। तो आप साथ साथ में समाज को जानेंगे तब तो समाज के बारे में लिख पाएंगे। तो व्युत्पत्ति का ध्यान जरूर रहना चाहिए। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। तो समाज में क्या चल रहा है, जनमानस में क्या चल रहा है, आपको हमेशा खबरदार रहने की आवश्यकता है, आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है। ये हर कवि को होना चाहिए। तीसरा है अभ्यास। आपको निरंतर अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो काव्य तत्व तो धीरे धीरे उसका हाश होगा, उसका क्षरण होगा और वो फिर नहीं बचेगा। आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो इन तीन तत्वों के बाद, इन तीन हेतुओं के बाद आप श्रेष्ठ कवि, अच्छे कवि बन सकते हैं। तो जो भी नए लोग लिख रहे हैं, वो एक तो ये देखना कि वो हृदय से लिख रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आप कविता लिख पा रहे हैं। दूसरा, फिर उसमें आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहे, दूसरे कवियों को पढ़ते रहे, काव्य शास्त्र भी पढ़ा, आप नियमित लिखते रहे, अभ्यास करते रहे, बेहतर कविता लिखेंगे, बेहतर कवि आप बनेंगे। तो ये था दोस्तों आज का पॉडकास्ट। एक नए टॉपिक के साथ हम आए थे। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ तक आए हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मन कविता में, हमारे में लगता होगा, तभी आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोग यहाँ तक आए। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बुंदेली भाषा की भी बात की, हमने उस चंबल की भी बात करी, साथ ही साथ बेहड़ों, डकैतों, बागियों, इनकी भी बात करी। कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई और निश्चित रूप से ये मैं भी कहूंगा कि बेबाकी से धर्मवीर जी ने उस सारी बातों को अपने जवाब दिया जो एक कवि को देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कविता जो होती है वो एक ऐसा दर्पण होती है जो हमारे को सच्चाई दिखाती है। वो अलग बात है कि कोई बात आज समझ में आ जाती है, किसी बात को समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह से वीडियो निरंतर मिलते रहें। लाइक शेयर करना ना भूलें, यही हमारी एकमात्र फीस है। चलते चलते लास्ट में एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है जो किसी ने लिखी है कि वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके।